From now we will start the subject as production technology. ठीक है, तुरंत ही एक क्वेश्चन माइंड में आता है, देखो यार ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट अभी फिलहाल इस क्लास में, ऐसा तो कोई नहीं है। सो में मैंने बातें करी रखी, ठीक है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट में भी कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है बिल्कुल न्यू, ठीक है, आई थिंक नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, ठीक, हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट, सीधे सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। अब वो प्रोसेस में बताऊंगा तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है और क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या आज पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या फिर कुछ और? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो वाली बातें हो गई, ठीक, हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या फिर मैन्युफैक्चरिंग, बताइए क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, मैंने आपसे हमेशा बोला है, सोम में आपको जब समझाया था, जब भी मैं आपकी फर्स्ट क्लास लेता हूँ, मैं हर चीज हमेशा ये बोलता हूँ 5 चीजें लेके चला करो। हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा और कब पढ़ना है, ठीक है। ये 5 चीजें आप लेके चलोगे तो सबसे पहले क्या है, क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन कब ये सब चीजें चल रही, ठीक। तो क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसी का पार्ट है। हाँ, यही चीज हमें समझनी है कि ये पार्ट है, ये एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी यही होता है कि हमारा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों में ही डिफरेंस हमें हमेशा ऐसा लगता है, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बुक देख ली कॉलेज टाइम में और स्टार्ट हो गया कि चलिए हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, देखा एग्जाम में आ रखा है ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यार पढ़ के तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना डिफरेंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत करेंगे अपने इस सब्जेक्ट में। देखिए ये जो सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर मैं इसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बोलता हूँ, आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, बट कुछ समझने के बाद कि हाँ हमें क्या चीज लेके चलनी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, उसके बारे में जो अभी हम बात करने वाले हैं, दैट इज द मेटल कटिंग। आपको शायद पता हो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल कटिंग, ना कि कास्टिंग, ना ही वेल्डिंग, ये सारी चीजें नहीं। आज हम शुरू करने वाले हैं मेटल कटिंग। मेटल कटिंग एक पार्ट है इसका, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका ही पार्ट है मेटल कटिंग। तो मेटल कटिंग से आज हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप सिलेबस पर थोड़ी सी एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इज द मेटल कटिंग और मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि बेसिकली यहाँ पर मैंने इतना लंबा इसका नाम क्यों रखा है, ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट है हमारा गेट का, तो कुछ पार्ट है ईएससी का। आपको पता होना चाहिए कि ईएससी में क्या पढ़ना है और गेट में क्या पढ़ना है, क्योंकि यार अगर आपको गेट का ही एग्जाम देना है, ईएससी पर जाना ही नहीं है, तो यार आपको पता होना चाहिए कि गेट में एक्चुअली में है क्या। और ईएससी में अगर नंबर स्कोर करने हैं तो ऑब्वियस आपको पता है कट ऑफ आजकल हाई जाने लगे हैं, तो आपको पता है कि पूरा सिलेबस जब तक नहीं करोगे तब तक ईएससी में जाने का कोई फायदा भी नहीं है। गेट का सिर्फ पढ़ने के साथ में आप ईएससी के अगर सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हो, ठीक है, तो ईएससी में आपका जो स्कोर है वो लो होना है, ये श्योर, ठीक है। तो इसलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट इज मेटल कटिंग, सेकंड इज द मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, सेकंड इज द मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, मेटल फॉर्मिंग। थर्ड इज द शीट मेटल ऑपरेशन, ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देन मेटल कास्टिंग, then joining and welding operations, then non-conventional machining process, इसे हम NTMM भी बोलते हैं। NTMM बेसिकली होता है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल। तो धीरे धीरे सारी चीज समझ में आ जाए, ठीक है, चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, आपने नाम सुना होगा रोबोटिक्स के, ऑटोमेशंस के, ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे, 8th चैप्टर में। देन लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स या मटेरियल साइंस, ठीक है। तो मैंने 9th में रखा है, आप तो सोचो इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जब भी प्रोडक्शन शुरू होता है तो हम किससे शुरू कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मटेरियल साइंस, ठीक है। बट मैंने क्यों नहीं किया वो सारी चीजें आप बताओ, ठीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सिलेबस हुआ, जैसे कि होता है ना स्टार्टिंग में सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, बट ये एक्चुअल में क्या है यार, ये तो सब पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद ही समझोगे, ठीक है।
आपको मैं नोट्स मेकिंग जो आपका टाइप रहेगा वो मैं बताऊंगा किस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है, ठीक है। फिलहाल अभी सिलेबस तो रखिए सर, इस तरह से कैसे करना है, ये कब मिलेगी ये भी नहीं पता। इसी को कम करना चाहिए ज्यादा वाली किस सेंस में, तो ये भी देखना पड़ेगा। मैंने टेंपरेचर डाउन किया है। ओके, सिलेबस हो गया नोट डाउन, ठीक। फिलहाल बस सिलेबस नोट डाउन ही करना था इसमें, ठीक। सबसे पहले आपके पास तरीके तो दो प्रोडक्शन को शॉर्टली करने के। देखिए एक तरीका था प्रोडक्शन को करने का, कैसे मैं इस बोर्ड पे यूज ना करता, ठीक है, सिंपल हम अपने जो व्हाइट बोर्ड है उसी का यूज करते, समझते, हर एक में डायग्राम यहाँ पर बनाते, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर वीडियो भेज देते, ठीक है। इस तरह से हम कुछ करते हैं, ठीक है, तब जाके हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, बट उसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैं कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसको प्रैक्टिकल वे में लेके जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो इसलिए टाइम ज्यादा लगता है प्रोडक्शन में, ये श्योर था। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसीलिए मैंने पहले से ही यहाँ पर पीडीएफ क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जैसे आपने सॉन्ग पढ़ा होगा अगर ऑनलाइन, तो आपको पता होगा कि मैं पहले ही सारी चीजें लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ समझाने का काम करता हूँ, जिससे कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाए, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपको लेके चलना है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपने जो चीज यहाँ पर पढ़ी आज, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 8 बजे तक आप यहाँ पर ये कंटेंट पढ़ के चले जाए, ठीक है, मान लीजिए आपने 30 स्लाइड्स पढ़ी, ठीक है, तो इन 30 स्लाइड्स के बाद या तो उसका प्रिंट आउट निकलवा, बट प्रिंट आउट निकलवाने के लिए आपका जो रिवीजन है, जो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, वो तो सिंपली क्या आएंगे, लाइन फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, जो आपने सॉन्ग अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो अलग कलर से यहाँ पर दिखेगी, आप तो उसका अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वो आपके लिए इतना ज्यादा यूजफुल या डिजायरेबल नहीं होगा जितना ज्यादा आपकी वर्डिंग फंसी होगी। देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको मैं छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। अक्सर क्या होता है, मैक्सिमम ये लाइनिंग लिखी हुई है, ठीक है, मशीन टूल की, तो मशीन टूल की जो ये लाइन है ये आप क्या अपने नोट्स में लिख नहीं सकते। इससे क्या होगा, बस हाँ एक ड्रॉबैक रहेगा कि आपकी जो क्लास यहाँ पर हो रही है, चाहे वो 2.5 से 3 घंटे की हो रही है, आपको घर पे जाके कम से कम 1 घंटा देना होगा, बट वो 1 घंटा आपके लिए यूटिलाइज होगा। क्यों यूटिलाइज होगा, क्योंकि आप अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर ये सोचते थे कि सिर्फ 3 घंटे पढ़ लो गेट निकल जाएगा, तो अब अगर वो 3 घंटे पढ़ के घर जाके मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फायदा है उस क्लास का, नोट सही नहीं आपके पास। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको घर जाके इनको कॉपी करना है, और कॉपी करते हुए इसमें वो चीजें भी कॉपी करनी है जो इस पर मैं लिखूंगा। समझ में आ रहा है नहीं, नोट्स किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। ये चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी तुरंत ही, जैसे आज हमारी क्लास ओवर हुई आपके पास ये फोन में चलेगी, उसके बाद क्या करना है आपको, सीधा इनको जाके घर पे 1 घंटे के हिसाब से अपने नोट्स में ये सारी चीजें कंप्लीट करनी, तभी फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज को, तो इससे क्या होगा, जो भी छोटी छोटी चीजें मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ वो भी चीजें आपके नोट्स में आ जाएंगी सीक्वेंस वाइज, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपके नोट्स में सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे। अगर कोई बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है तो अपने क्वेश्चन को नोट कर लेना, वो आपको अच्छा, ठीक है, बट क्वेश्चन तो आपकी स्लाइड में जरूरत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, थ्योरी आप पूरी तरह से नोट करो, बेस्ट हो, क्योंकि रिवीजन के लिए आपकी हैंडराइटिंग में ही नोट्स सुटेबल हो। आप कितना भी प्रिंटेड नोट्स पढ़ लो, कितना भी आप ये इस तरह की स्लाइड्स पढ़ लो, आपको वो चीजें याद नहीं रहती जब तक आप खुद से ना लिखें, ठीक है। याद रहने के लिए मैं वीडियोस यूज करूंगा, पिक्चर्स यूज करूंगा, पूरी प्रोडक्शन आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बट नोट मेकिंग इस तरह से ही करना है जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक। तो सभी को समझ में आ गया नोट्स मेकिंग कैसे करनी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये था। दूसरी बात ये है कि आप प्रोडक्शन एंड सिलेबस आपने देख लिया फिलहाल के लिए, हमने कौन सी चीज लेके चलनी है, देख रहे हो प्रोडक्शन। दूसरी बात, प्रोडक्शन मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल या यूजेबल क्यों है, क्योंकि चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे ईएसयू, चाहे पीएसयू हो, चाहे आपका जेईई एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, प्रोडक्शन
जो होता है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट ही सबसे ज्यादा वाइड है। ये आपको 9 चैप्टर दिख तो रहे हैं, सो में तो हम 12 चैप्टर पढ़ते हैं, फिर 13 पढ़ते हैं, बट मेन चीज क्या है? अटेंडेंस हो गया। ठीक है, मेन चीज क्या है? मेन चीज है यहाँ पर जो यहाँ पर ये कंटेंट है, चाहे हमारे 13-14 चैप्टर में यहाँ पर लिखते हैं, पर जो कंटेंट है वो एक चैप्टर में ही हमारा काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। मतलब ये जो मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस में समझाऊंगा उसी में काफी टाइम जाने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने सबसे पहले रखा है। गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से, तो सबसे पहले वो चीज की जाए ना जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट हर एक चैप्टर में आपका उसी हिसाब से बनेगा, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट। जॉइनिंग एंड वेल्डिंग में मेटल कटिंग का तो मतलब ही नहीं, अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वही सारी चीजें हमें लेके चलिए। ठीक है, तो ये पहली बात, तो सिलेबस का ये पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेटल कटिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो आपसे मैंने पूछी, व्हाट इज द प्रोडक्शन। अब हम अपने सिलेबस पर चलते हैं। कंटेंट, ठीक है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है बताइए। प्रोडक्शन क्या है एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? प्रोडक्शन क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है? प्रोडक्शन इज, आपने कुछ पहले भी बताया था, किसी ने तो बताया था। प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोडक्ट को आइडियली बनाना, रिपीट करना। अच्छा, एक प्रोडक्ट काफी बार बनाना है ना, रिपीट करना है। चलो, और कुछ बेसिक चीज बनाना, जो कंपोनेंट है बेसिक। अच्छा, बेसिक, जो बेसिक हो। और कुछ सर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि उसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना उसे यूजफुल प्रोडक्ट में, और प्रोडक्शन के अंदर सब कुछ आ जाता है, स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट से क्वालिटी चेकिंग तक का सब कुछ। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट और प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली भी कर सकते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़िया। ऐसी जो भी चीज आपके माइंड में चल रही है ना, प्लीज बता दो, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। आपने इसमें बोला असेंबली ही कर सकते हैं। प्रोडक्शन में आपने बोला था कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लेके चलते हैं, ऐसा कुछ है ना? क्वालिटी चेक करके जो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल लास्ट तक। मतलब प्रोडक्शन में एक तरह से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड है। बहुत जैसे आपने अभी बोला इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, चलो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें मैं आपके माइंड से इसलिए निकाल के यहाँ पर रखना चाह रहा था कि क्या क्या चीजें आप सोचते हैं। अब सिंपल एक छोटे से एग्जांपल से सोचना, प्रोडक्शन क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ठीक है, आपने नाम सुना है धर्मा प्रोडक्शन या धर्मा मैन्युफैक्चरिंग? ठीक है, धर्मा प्रोडक्शन क्या है ये? ठीक है, चैलेंजर्स का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो उसी का एक प्रोडक्शन हाउस है, दैट इज धर्मा प्रोडक्शन। ठीक है, उसे हम प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउस नहीं बोलते हैं। क्यों? नहीं बता क्या जी? बिल्कुल बात सही है, कहीं ना कहीं हमें बात सही है। न्यू मॉडल फॉर्म। चलो ठीक है, और कुछ? प्रोडक्शन में आउटपुट क्या है? प्रोडक्शन में, धर्मा प्रोडक्शन में आउटपुट क्या है? क्या बना रहे हैं? फिल्म बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं। ठीक है, इनपुट क्या है? क्रू मेंबर्स, मेंबर्स, बहुत बढ़िया। मतलब मेंबर्स यानी कि ठीक है, वहां ध्यान से समझना हो क्या रहा है, प्रोडक्शन में क्या हो रहा है। प्रोडक्शन में मान लीजिए आपने एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर हमने प्रोडक्शन हाउस ले लिया। ठीक है, एक मूवी मेकिंग का। मैं आपके माइंड में ना सिर्फ और सिर्फ क्या है यार, एक सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा सर, एग्जाम में पूछेंगे नहीं पूछेंगे यार, किसने कहा आपसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की डेफिनेशन नहीं है? इंजीनियर होना पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आनी चाहिए। यार इंजीनियर हो तो जॉब करोगे ना, वहां तो पूछेंगे कि प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए स्टार्टिंग से लेके चलेंगे चीजों को। तो प्रोडक्शन, अगर मान लीजिए कोई भी मूवी हाउस है, मूवी प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें आपने कहा जैसे आपने कहा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है फिलहाल के लिए?
एग्जाम्पल के तौर पर मूवी, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस ने क्या बनाया, मूवी बनाई, ठीक है। अब इस मूवी का जो इनलेट मतलब जो आपने इनपुट दिया था वो क्या थे, स्क्रिप्ट्स या ट्यूटल थे, ठीक है। तो जितने भी आप एक तरह से जब तक मेंबर्स नहीं दिखाओगे तो वहां पे मूवी कहां से बनी, ठीक है। अब यहाँ कार्टून मूवी की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो ये पीपल्स है, यहाँ पे मूवी, ठीक है। इनपुट कहाँ से आया ये देखो आप, प्रोडक्शन में इनपुट कहाँ से आया, पीपल्स, और फाइनल क्या बन रहा है, मूवी। कोई दिख रहा है आपको मूवी एंड प्रोडक्शन का, मूवी एंड पीपल में कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कुछ नहीं। मूवी क्या है, एक डिजिटल फॉर्मेट, मूवी क्या है, डिजिटल फॉर्मेट ना, पीपल तो हम सब हैं। बात समझ में आ रही है, हम किसमें जा रहे हैं, डिजिटल फॉर्मेट में अंदर जा रहे हैं, बस काम। प्रोडक्शन ये चीज है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इससे और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आपने किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग का नाम सुना है, ठीक है। मूवी प्रोडक्शन, मूवी मैन्युफैक्चरिंग का नाम नहीं सुना होगा, बट किसका मैन्युफैक्चरिंग का नाम सुना है, एज ए इंजीनियर, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, स्पेयर पार्ट्स। या जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने ये नाम सुना होगा, ये नाम तो शायद सुना होगा, गियर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। गियर प्रोडक्शन कैसे कहा जाएगा वो भी अभी आगे, पहले मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके सामने जब मैंने ये नाम लिखा गियर, मूवी नहीं गियर, मूवी में भी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है अभी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैन्युफैक्चरिंग को इस सेंस में लेके चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में गियर, अगर मैं गियर की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ तो गियर के लिए क्या प्यूपल को लेके आ जाओगे, क्या लोगों को लेके आ जाओगे, क्या आपका मैं गियर बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं करोगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है आपका, गियर, मूवी तो नहीं है। फिनिश्ड प्रोडक्ट गियर है, तो गियर के लिए रॉ मटेरियल कौन सा लोगे भाई, प्यूपल आदमी लोगे नहीं ना, क्या लोगे, वही जो मेटल आपके पास है उसी का तो आपने क्या बनाया फाइनली गियर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज द सिंपली रॉ मटेरियल। यहाँ रॉ मटेरियल क्या है, वही सेम पर्टिकुलर थिंग। उसमें क्या किया, उसमें हमने प्रोसेस का एडिशन कर दिया, फोर्सेस लगा दी, कुछ प्रोसेस दे दिए, उसके साथ में हमने फाइनली आउटकम में क्या निकाला, इसका ही एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसका ही एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। दैट इज सिंपली मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या हुआ, एक सिंपली रॉ मटेरियल से आपने आउटकम के तौर पर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया। रॉ मटेरियल में तुरंत अपने माइंड में अब लोगों को मतलब क्या है, जब गियर की बात कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना, कि यहाँ से आपको मूवी बनानी थी तो पीपल से मूवी बना रहे हो, इसका मतलब एक पूरा प्रोसेस है। रॉ मटेरियल हमारे ये थे, आउटकम बना डिजिटल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पूरा प्रोसेस है। अगर सिंपली रॉ मटेरियल वही है और उसमें हमने कुछ भी एक एनहांसमेंट दे दिया प्रोसेसेस का, तो उससे हमने जो बनाया दैट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि उसी का है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारे ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं जो अभी सिलेबस में दिखाए थे। कौन से, वेल्डिंग, कास्टिंग, ठीक है, और मेटल कटिंग। यहाँ मैं एग्जांपल किसका लेके चल रहा हूँ, गियर मैन्युफैक्चरिंग में। तो गियर मैन्युफैक्चरिंग में मैं गियर को कास्टिंग भी कर सकता हूँ और मैं गियर को मेटल कटिंग भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मिलिंग कटिंग, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, अगर मैं गियर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो आपने क्या किया, एक इस तरह का रॉ मटेरियल ले लिया, समझ रहे हो, एक इस तरह का रॉ मटेरियल लिया, इसको क्या किया विद द हेल्प ऑफ मिलिंग कटर। आपको आगे समझाऊंगा जब मशीन टूल्स ऑपरेशन समझा रहा हूँ, तो उसमें मिलिंग कटर की हेल्प से आपने क्या किया, इसमें टूल्स क्रिएट किया, फॉर्मिंग टूल्स बोल देते हैं इसको। आपने इसमें टूल्स क्रिएट किए तो आपको किस तरह का दिखेगा, ये कुछ ऐसा बनता है। यस सुनो, ये चीज आपको ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी भाई, बताओ ना। ये चीज समझ में आ रही है, ऐसी बनेगी। अगर हमने मिलिंग टूल से इसके बीच में एक ग्रूव क्रिएट किया तो ये चीज मान लीजिए आपको थोड़ा आगे और यहाँ तक ये ऐसी ही थी, ठीक है। अभी आगे यहाँ पर मिलिंग कटर नहीं गया, तो आपने क्या किया, यहाँ पर ग्रूव क्रिएट कर दिया, प्रोसेस यूज किया ना रॉ मटेरियल के साथ में, आपने क्या किया यूज, सिंपली प्रोसेस, और किसमें कन्वर्ट कर दिया इसे, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सिंपली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ए स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है। जबकि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में हमारा रॉ मटेरियल वही होना जरूरी नहीं जो कि हमें फिनिश्ड चाहिए। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल लेके चलिएगा, मूवी मैन्युफैक्चरिंग करना है, मूवी मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। चलो आपकी शादी तो नहीं हुई होगी बट आपके एल्डर्स की हो गई होगी या फिर पड़ोसी की हो गई होगी,
आपने कभी नाम सुना होगा कि भाई शादी की कैसेट की मिक्सिंग हो गई? कभी तो सुना होगा यार, नहीं सुना? मिक्सिंग का वर्ड नाम सुना है? अब क्या है, रॉ मटेरियल क्या है मेरा डिजिटल फॉर्म में। जब हमने आपने क्या किया, जितना भी डिजिटल फॉर्म में आपके कैमरे में इनपुट है, ठीक है, उसमें क्या किया आपने, मिक्सिंग किया। मिक्सिंग समझते हो, जैसे कि सॉन्ग्स वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, मिक्सिंग किया। वो क्या है, सिंपली प्रोसेस, ठीक है, सिंपली। ये अब किसमें चल रहा है, याद रखिएगा, ये किसमें चल रहा है, रॉ मटेरियल है, क्या है रॉ मटेरियल, क्या है डिजिटल, रॉ मटेरियल क्या है डिजिटल, उसमें हमने क्या किया, मिक्सिंग। समझ रहे हो, मैंने कोई अलग से यार इंसानों को नहीं बांटा यहाँ पर, समझो इस चीज को, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसी डिजिटल फॉर्मेट का मिक्सिंग करके फिर आप उसे देख रहे हो, दैट विल बी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। बात क्लियर हो रही है या नहीं, एक छोटे से एग्जांपल से, ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। आपने क्रूड ऑयल के बारे में सुना होगा, क्रूड ऑयल क्या होता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल को अंदर से, जमीन में से निकालना, क्रूड ऑयल बेसिकली कहां से बनता है, ठीक है, बायोमास, बायोमास, ठीक है, नीचे से जीवाश्म जिसे बोल देते हैं, ठीक है। वो ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है, और उसके बाद जो प्रेशर ऊपर से लग रहा है उसकी वजह से क्या बन के आ गया, वो एक तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बन के आ रहा है, क्रूड ऑयल बन के आ रहा है। वो चीज आप क्या कर रहे हो, पाइप की हेल्प से निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होगा या मैन्युफैक्चरिंग, एग्जांपल का आंसर देखिए, सोचिए पहले उसे, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होगा या मैन्युफैक्चरिंग। मैंने वर्डिंग क्या यूज किया, प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल निकाल के सर, इसमें रॉ मटेरियल है क्या, सर क्रूड ऑयल खुद रॉ मटेरियल है। छोटी सी गलती कर रहे हो, छोटी सी गलती कर रहे हो, आंसर तो सही आया बट छोटी सी गलती की है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या कहा, जैसे मूवी में मैंने चीजें चेंज की ना, बट मूवी क्या है डिजिटल फॉर्मेट में है, उसको मैं यहाँ से रिलेट नहीं कर सकता मैकेनिकल से, ठीक है। इसीलिए अब मैं मैकेनिकल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, क्रूड ऑयल। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया, क्रूड ऑयल को बाहर निकालना, जो कि ओएनजीसी काम करती है, क्रूड ऑयल को बाहर निकालना, रिफाइनिंग की बात नहीं कर रहा, आईओसीएल वगैरह की बात नहीं कर रहा, बीपीसीएल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ओएनजीसी की, ठीक है। या रिलायंस का वो पार्ट जो कि अंदर से क्रूड ऑयल को बाहर निकालता है, जमीन पर लेके आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये मुझे बताइए, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग? प्रोडक्शन क्यों? बस उसका इनपुट बता दो मुझे, इनपुट क्या है? सर पीपल प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस की तो बात ही नहीं हुई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनपुट क्या है, इनपुट है हम जो कि उसको बाहर निकाल रहे हैं, मशीन्स, ठीक है। ड्रिलिंग की तभी तो जाके उस चीज को बाहर निकाला। यहाँ आउटपुट क्या है, समझो इस चीज को। यहाँ अगर आपकी ये थिंकिंग अभी भी वैसे ही जा रही है जैसे पहले सोचते थे तो गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पर पहले ये क्लियर रखो अपने माइंड में कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, समझ में आ रही है ना। अब मैं इसी ऑयल के सेंस में ही आपको मैन्युफैक्चरिंग में समझा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बोला आपसे, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपके पास पहले से नहीं होता है भाई, पहले उसे निकालना होता है नीचे से। बात क्लियर है? क्रूड ऑयल पहले से तो जमा नहीं है ना आपके टैंक में, आपने क्या किया, उसे निकाला। तो उसको निकालने के लिए आपको इनपुट क्या देने पड़े, क्रूड ऑयल ही दे दोगे। इनपुट क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल दे दोगे क्या, जब आपके पास है ही नहीं तो कहां से दोगे रे, समझ रहे हो या नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आपने यहाँ पर ड्रिलिंग की, ठीक है, उसको डिग किया पूरा, उसके बाद में एक पाइप डाला, उसके बाद फिर उसे निकाला, तो ये सेंस हमारा किसका आया, प्रोडक्शन में इनपुट हम सब, ठीक है, एंड आउटपुट क्या है उस सेंस में क्रूड ऑयल जो आपने बाहर निकाल लिया, अर्थ की सरफेस पर लेके आते, दैट इज द क्रूड ऑयल। मतलब समझ में आ रहा है, रॉ मटेरियल क्या था यहाँ पर, हम सब या फिर मशीन्स, और आउटकम क्या है निकल के क्रूड ऑयल, ठीक है। अब मुझे बताइए, तो हम अगर ओएनजीसी को बोलेंगे तो वो क्या है, वो ऑयल प्रोडक्शन कंपनी, वो क्या है, ऑयल प्रोडक्शन दे रही है भाई, वो ऑयल को प्रोड्यूस कर रही है हमारे लिए, बट अभी हमारे लिए नहीं, बीच में एक चीज हो रहा है, दैट इज द रिफाइनरी। मतलब जैसे हमारी बीपीसीएल आईओसीएल वगैरह, वो क्या कर रही है, बात क्लियर हो रही है नहीं। आपने ऐसा तो नहीं है हमेशा अपनी लाइफ में ऑयल प्रोडक्शन कंपनी सुनी है, आपने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी सुनी है जरूर, ठीक है। अगर ध्यान से कभी आपने देखा होगा, सर्च वगैरह किया होगा, तो ऑयल मैन्युफैक्चरर तो हमारे क्या हो जाएंगे, जो कि ऑयल में अपने एडिटिव्स डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब तो क्रूड ऑयल तो दे दिया ओएनजीसी ने आपको, तो ओएनजीसी ने जब आपको क्रूड ऑयल दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसमें प्रोसेस हुए, एडिशन हुआ, कुछ आपने कुछ एडिटिव्स डाले उसमें, ठीक है। आपने मान लीजिए किसी क्रूड ऑयल से आपको ये लुब्रिकेंट ऑयल बनाना है तो उसके हिसाब से चीजें डालोगे, है ना। तो वो हमारे पास एक केमिकल पार्ट चीजें हो गई उसके अंदर। तो
वो जो आपका कॉम्बिनेशन जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है? रॉ मटेरियल क्या है? ऑयल, और आउटकम क्या है? ठीक है, जो कि आपको पेट्रोल पर जो पेट्रोल पंप होते हैं वहां पर। बात क्लियर होगी? तो हमारे पास क्या हुआ, एक तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, एक प्रोडक्शन पार्ट। प्रोडक्शन जहां पर इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट कुछ और ही निकल रहा है, दैट इज द सिंपली प्रोडक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जहां इनपुट भी वही फॉर्म है बट उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हमारा उसी जैसा निकल के आ रहा है, दैट इज सिंपली मैन्युफैक्चरिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा, मैंने आपसे हमेशा बोला है, सोम में भी जब भी मैं बोलता था आपसे, क्या बोलता था कि एक इलास्टिक मटेरियल, एक प्लास्टिक मटेरियल, आप दुनिया में दिला देना कि हाँ सर जी ये इलास्टिक ही होता है। आपसे मैंने बोला था प्लास्टिक बोतल क्या होती है? इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, जबकि आप कहते क्या हो उसे? प्लास्टिक बोतल। ठीक है, तो गलत जहां हो वहां पर ये मत कर देना कि बगावत कर देंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसे ही यहाँ पर कि प्रोडक्शन है सर, प्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा ही यहाँ पर है, क्या प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों टर्मिनोलॉजी सिमिलर हो जाएंगी कब? जैसे कि आकाश जी ने बोला भी था उस टाइम पर, सिमिलर हो जाएंगी कब? जब हमारा रॉ मटेरियल ही हमारा इनपुट। सोचो इस चीज को मैं जो बोल रहा हूँ, जब हमारा रॉ मटेरियल ही हमारा इनपुट हो और आउटपुट हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट हो। मैं एक बात सोचिएगा, इस मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को मैं क्या इनपुट नहीं बोल सकता? यहाँ का इनपुट इंसान नहीं है, यहाँ का इनपुट क्या है? खुद ही आपका वो गियर का ये वाला पार्ट जो कि अभी मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, तो इसको भी तो मैं इनपुट बोल सकता हूँ ना। अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करो और सोचो, इसको क्या इनपुट नहीं बोल सकते? इनपुट क्या मेरे एग्जांपल से हमेशा इंसान ही होंगे क्या? है ना, ये तो मैंने एग्जांपल दिया ना, मूवी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है ये भी तो हमारा इनपुट हो सकता है। और अगर ये मैंने इनपुट माना तो इसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? गियर बन के। तो इनपुट का आउटपुट निकलना ये भी तो एक प्रोडक्शन ही हुआ ना, ये भी तो एक प्रोडक्शन ही हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्शन हमेशा, ये जो एक प्रोडक्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर एक प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते। हम हर एक प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते, हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं जिस पार्ट में, समझ रहे हो, जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा रॉ मटेरियल ये है, तो प्रोडक्शन हमारा क्या होगा? उसी का पार्ट। ये इसी का पार्ट है, मतलब प्रोडक्शन का पार्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, बट हम मैन्युफैक्चरिंग इसमें नहीं बोल सकते, जैसे कि ये हमारे ये थे मूवी प्रोडक्शन, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते क्योंकि इसका जो इनपुट है वो हमारा इंसान है और आउटपुट हमारी मूवी। तो प्रोडक्शन क्या है? वाइड एरिया है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक स्मॉलर एरिया, एक नैरो रेंज। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? दैट इज द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये चीज तो आपको अगर समझ में आ गई है तो मैंने जो आपसे बोला था कि मेहनत आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, मेहनत आपको घर पर भी करनी होगी। ये रही आपकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको आपके हिसाब से लिखनी है। ठीक है, इसके साथ में ऐड क्या करना है? जो स्टूडेंट जिस तरह से समझा उस तरह से आप अपनी वर्डिंग को लिख सकते हो। बात समझ रहे हो कि आपके देखो ये जो चीजें हैं ये है एक्स्ट्रा जो आपने क्लास में समझी। ठीक है, ये चीजें आपके सिर्फ माइंड में आएंगी। आपको हर एक लैंग्वेज कहाँ मिल जाएगी? यहाँ। लैंग्वेज आप पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। मैंने कभी भी इसमें ये बोला कि इनपुट क्या होगा आउटपुट क्या होगा नहीं। इसका मतलब प्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। बात क्लियर है? इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, इट इज ए लार्जर सेंस। ये क्या रखता है? एक लार्जर सेंस रखता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपसे, पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, अब एक जैसे कि आपने बोला मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ जाएगी या आपने बोला कि असेंबली वगैरह हम यूज करेंगे, तो बस अब इसमें समझिएगा, जैसे कि हमने प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन में हमें पूरा एक लेआउट बना के चलना होता है। तो प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होगा और हमारा इंडस्ट्रियल पार्ट। इंडस्ट्रियल पार्ट क्या है? हमारा लेआउट वगैरह अरेंज करना, कि इसके बाद ये प्रोसेस, इसके बाद ये प्रोसेस, इसके बाद ये प्रोसेस फाइनल बन गया। कार का प्रोडक्शन क्या है? इनपुट हमने क्या दिया? इनपुट हमने चेसिस दिया, उसके साथ में इंजन बनाया, इंजन अलग से बना रखा। ठीक है, फाइनली आपने क्या किया? इन सबको कंबाइन किया, व्हील वगैरह को कंबाइन किया, उसके बाद में आपने क्या किया? कार को प्रोड्यूस किया। तो अब आप खुद सोचो कि इसमें अगर आप अरेंज नहीं करोगे लेआउट्स कि किसके बाद क्या चीज को लगाना है, तो क्या आप उसका प्रोडक्शन कंप्लीट कर दोगे? ठीक है, खेलते रह जाओगे, साल निकल जाएंगे, बट आपको ये नहीं पता कि इसके बाद क्या लगाना है, तो कहां से करोगे?
इसलिए प्रोडक्शन में हमारा इंडस्ट्रियल का भी रोल होता है, ठीक है। इसीलिए मैं अपने सब्जेक्ट का नाम प्रोडक्शन रखा हूं, क्योंकि आप अपने सिलेबस में इंडस्ट्रियल में पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल नहीं पढ़ते। तो लेआउट वगैरह चीजें भी आप सोचोगे कैसे होती है, क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोडक्शन बोलता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन ही है, ये मैन्युफैक्चरिंग भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इस वाले पार्ट जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये वाला पार्ट कौन सा है अगर रियल में देखा जाए तो जो हम पढ़ रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आ रही है? ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं जिसको हमने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बोल दिया, ये एक्चुअल में क्या है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट। क्लियर हो गया? हाँ बताइए सर। रॉ मटेरियल भी तो एक इनपुट ही है सर, और फिनिश प्रोडक्ट एक आउटपुट है, तो इस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग तो प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट में लाइन लिखी हुई है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर रिलेटेड टर्म्स एंड कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड बट ओनली इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन जहां पर रॉ मटेरियल को ही आपने इनपुट बोला है। कौन सा रॉ मटेरियल? कौन सा रॉ मटेरियल? हमेशा रॉ मटेरियल में आप क्या लेके आते हो? रॉ मटेरियल में आप क्या लेके आते हो? स्क्रैप टाइप से जो कि पड़े हुए होंगे हमारे किसी इन्वेंटरी में, ऐसे तो माइंड में आता है। बस वही चीज आपके माइंड में मैन्युफैक्चरिंग में आनी चाहिए कि आपके माइंड में क्या है, मेटेलिक ही तो है मेरे इनपुट्स। रॉ मटेरियल क्या हो रहा है मेरा? रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या है मेरा? जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया, उस रॉ मटेरियल में बस एक चीज लेके आना जो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन लिखोगे, कौन से मेटल्स या मटेरियल कौन से वाले जो सॉलिड फॉर्म में, उन्हीं की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। अगर आप उस सेंस में देखोगे कौन से वाले पार्ट में, जो हमारा पार्ट, हमारा कौन सा पार्ट है? मेटल कटिंग, उसके सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कि ये जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स को ही आपने क्या किया, प्रोसेस किया और उससे क्या किया, आउटकम बनाया। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, लेथ में आपने सबने लेथ देखी अपने क्लासेस में, कॉलेज में सबने लेथ देखी। उस पर जब आपने टर्निंग प्रोसेस किया था, याद आ रहा है जो टर्निंग प्रोसेस किया था, किसने नहीं देखी है? शायद देखिए, ठीक है। तो हाथ ही देख रहा है किसको, यहाँ पर जाके रुकिए। तो मतलब सबने लेथ देखी है, अच्छी बात। तो लेथ पर आपने जब टर्निंग देखी होगी तो टर्निंग कैसी होती है? सबसे पहले क्या आपको एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही कंप्लीटली फिनिश्ड सर्कुलर ऑब्जेक्ट मिला हुआ रहता है क्या? फिनिश्ड सर्कुलर रहता है कभी नहीं। अगर फिनिश्ड होगा तो उसको लेथ पे क्यों लेके आ रहे हो भाई, ज्यादा पैसे आ रहे हैं? नहीं ना। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक रफ होगा। रफ होगा तो हो सकता है वो ऐसा हो सकता है वो ऐसा हो, रेक्टेंगुलर हो। किसने मना किया रेक्टेंगल की टर्निंग नहीं होगी? ये रेक्टेंगल भी क्या है आपका, रॉ मटेरियल। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल जो कि मेटल है, जो कि आपको दिख रहा है, इस रॉ मटेरियल की आपने जब टर्निंग की तो उससे क्या बनाया, एक शाफ्ट, जो क्या है सर्कुलर। सर्कुलर शाफ्ट आपकी मान लीजिए ऐसे निकल के आ गई, तो ये क्या है, इस रॉ मटेरियल का फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ये क्या है मेरा एक्चुअल में, जो मैंने अभी डेफिनेशन समझाई, जो इंजीनियरिंग लैंग्वेज होगी उसके हिसाब से ये डेफिनेशन क्या है मेरी, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। अभी के हिसाब से बताइए, मैन्युफैक्चरिंग कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस आपने बना के दे दिया, तो ये क्या है मेरी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। बट अब मैं आपको उस डेफिनेशन की बात कर रहा हूं जो कि आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ दिस इज प्रोडक्शन आल्सो। क्या है यहाँ इनपुट, क्या है ना, हाँ प्रोडक्शन ऑफ शाफ्ट। यहाँ पर इनपुट क्या है, इनपुट है हमारे पास ये पार्ट, इसे आप रॉ मटेरियल कहने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहोगे इसे, इनपुट। तो आउटपुट क्या हो गया, तो ये मेरा प्रोडक्शन भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी है, ठीक है। जबकि ऑयल का आप प्रोडक्शन करोगे, क्रूड ऑयल का, मूवी का आपने प्रोडक्शन किया, मूवी में आप क्या इनपुट को, ये मूवी डिजिटल फॉर्मेट में बोल सकते हो, इनपुट तो इंसान है, नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब यहाँ का इनपुट क्या है, मूवी प्रोडक्शन का ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि हमारा रॉ मटेरियल नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। उस पार्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे। उम्मीद है क्लियर होगी, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो जिस टाइम पर आप एई बन जाओगे, उस टाइम पर जाने के बाद कम से कम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस क्लियर रखोगे अपने माइंड में। नहीं तो यही रहता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या इसका प्रोडक्शन हो रहा है, किस कंपनी में जा रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए, ओएनजीसी क्या है, आईओसीएल क्या है, चीजें क्लियर तो रहनी चाहिए ना अपने माइंड में, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलो वो तो ऑयल से रिलेटेड हो गई, हो सकता है आपको ऐसी कंपनी में जाना पड़े जहां पर मशीनिंग हो रही है, ठीक है। तो उसमें भी पता होना चाहिए ना प्रोडक्शन कौन से वाले पार्ट में हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग किस वाले पार्ट में। चलिए ठीक है, तो इसकी लैंग्वेजेस पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय वेरियस प्रोसेसेस, है ना, जैसे भी जो भी प्रोसेस होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। कास्टिंग, ग्राइंडिंग, कुछ भी हो सकता है। इट कंटेन्स ए नैरो सेंस, बस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या हो गया हमारा, ऑयल प्रोडक्शन, मूवी प्रोडक्शन, शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड गियर मैन्युफैक्चरिंग।
बात क्लियर है। और लास्ट वाली चीज क्या हो गई, हमारी जो इंजीनियरिंग थॉट है और हमारी जो लेमन थॉट है, मतलब जो हमारी रोज की लाइफ की थॉट है, उन दोनों को एक साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। बात क्लियर है। सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में कंफ्यूजिंग होता है ना, उसके बाद अब मैं आपसे, ठीक है, आपको पहले क्या होना चाहिए, 5 जो मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा कि क्यों, कब, कैसे, कौन और क्या। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आप समझ में आएंगे क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, समझ सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोडक्शन क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब उसमें हमें ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देख सकते हो। हमारे पास कितने का होता है, अगर गेट की बात करो तो कितने मार्क्स का होता है, 100 का। 100 में से पहले से ही कौन बैठा है आके, कौन अपनी सीट नहीं छोड़ता, 15 मार्क्स। ये 15 मार्क्स किसके होते हैं भाई, ये 15 मार्क्स किसके हो रहे हैं, एप्टीट्यूड, वेरी गुड। तो उन्होंने तो फिक्स कर लिया, नहीं एप्टीट्यूड तो फिक्स हो गया। अगर एप्टीट्यूड हमारा फिक्स हो रहा है 15 मार्क्स, तो कितने बचे हमारे 85 मार्क्स। 85 में से एक चीज और है, ठीक है, जो हमारा फिक्स है, जो कि भागेगा नहीं, कितना भी उसे हटाते रहो, ठीक है। तो उसके उसने अपनी रिश्वत दे रखी है, तो ये कितने होते हैं, अराउंड 13 to 15, ठीक है, अराउंड 13 to 15। तो हमारी जो ये वाली पढ़ाई होती है टेक्निकल की, वो कितने की होती है, 71 से 73 तक की। मैं हमेशा बोलता हूँ 71 से 73 तो है हमारा टेक्निकल, ठीक है। बाकी तो सारा इस मैथ्स ने दे रखा है, मैथ्स और एप्टीट्यूड दे रखा है। तो हमारी जो तैयारी है वो 71 से 73 है टेक्निकल वाली की जो बात करते हैं। टेक्निकल में अगर इतना, और उसमें से अगर ये पार्ट कवर हो जाए, तो अब आप देखो टेक्निकल में कितनी चीजें बच रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, कौन सा, प्रोडक्शन प्लस मटेरियल साइंस मैंने कंबाइन कर रखे हैं, जो मटेरियल साइंस गेट में बहुत ही कम है, जबकि एएससी में थोड़ा सा ज्यादा है। गेट में मैक्सिमम इसमें 3 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 3 क्वेश्चन भी अगर गेट में आ जाते हैं तो वो सेट में मटेरियल साइंस को काफी तवज्जो दी गई है, ऐसा लगता है, ठीक है, जबकि इतनी नहीं दी जाती, ठीक है। तो 3 से कम ही कम आता है मटेरियल साइंस, जबकि ईएससी में मटेरियल साइंस में ग्रेटर देन 7 क्वेश्चन आपको हर साल, ठीक है। इसलिए मटेरियल साइंस ईएससी के लिए नहीं छोड़ सकते, कोई मतलब ही नहीं। और आपको बहुत डेप्थ में पढ़नी पड़ती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रटने पड़ते हैं ईएससी, क्योंकि गेट के लिए आपको जरूरत नहीं है मटेरियल साइंस पढ़ने की भी, मतलब इतना पढ़ो जितना थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। फिर जो क्वेश्चन आते हैं वो मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं, उतने पढ़िए, फोकस करना। फिलहाल अभी गेट के पर्सपेक्टिव से, ईएससी के पर्सपेक्टिव से अभी हम चीजों को थोड़ा कम लेके चलते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है, गेट से अलग है, उस चीज को हम लास्ट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मटेरियल साइंस में लेके चलूंगा बट अभी गेट के पर्सपेक्टिव से, ना कि ईएससी। आपको जो रटने वाली चीजें हैं मैं सीधा फॉरवर्ड कर दूंगा, और आपको एप्लीकेशंस याद करनी होगी, किसकी, फेरस की क्या होती है, नॉन फेरस की क्या होती है, एप्लीकेशन याद है ना, कि भाई ये चीज ये इसी से क्यों बनी होती है, इसके बारे में तो भाई क्यों करना, कुछ चीजें माथा बच्ची क्यों करनी जब आपको पता है कि इससे ये आंसर निकलेगा बस। तो ईएससी के लिए वो पार्ट आपको रटना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, उसके लिए लॉजिक नहीं, बट हाँ लॉजिक किसके लिए है मटेरियल साइंस में, ठीक है, कि जो हमारे बेसिकली रिलेशंस हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये जो आपके पास 3D डायग्राम बन रहे हैं उनको समझना है, वो हम आते हैं, ठीक है। बात क्लियर, चलो। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे गेट में हमारा जो प्रोडक्शन का पार्ट है वो अराउंड आपको कितना दिख रहा है, 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स अगर इसके आ गए तो कितना बच गया भाई, कितना बच गया, सिर्फ 50 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स अगर ये लेके आ गया, तो आपने सुना होगा जरूर, इतना तो विजुअलाइज आपको हो गया होगा तैयारी करते करते, कि मैकेनिकल में अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो करीबन कितने मार्क्स चाहिए आपको, कम से कम 75, कम से कम 75 चाहिए या नहीं चाहिए ऑफिस, ठीक है, एक अच्छी जॉब पाने के लिए, ठीक है। एमटेक की बात नहीं कर रहे हैं, एमटेक आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, आराम से आईआईटी आईएससी मिलने के चांसेस है, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कितनी सीट है, ठीक है। तो आईआईटी तो एटलीस्ट मिल जाएगा, बट मेन चीज क्या है यहाँ पर, 75 को स्कोर करने के लिए आपका, चलो मैथ्स स्ट्रॉन्ग मान लिया मैंने, एप्टी स्ट्रॉन्ग मान लिया मैंने, तो अगर आपका सब्जेक्ट प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 101% आप कभी भी एक अच्छी जॉब तो नहीं पाओगे, फिक्स। प्रोडक्शन को छोड़ के अगर मैकेनिकल वाले गए ना तो कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने बीएससी के खास से छोड़ दो। टेक का भले से हो सकता है अगर उसका मैथ्स और एप्टी बहुत अच्छा है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन को मत छोड़ देना फिर, ठीक, पहली चीज, ठीक है। ईएससी में जितना प्रोडक्शन जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है, आगे जब भी हम गेट के बाद अपडेट कर चुके होंगे, ठीक है।
इसमें मैं एक चीज और बतानी है बस, जो मैंने अभी बोला ESM मुझे अलग से लेके चलना, तो इसी चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मेटल कटिंग मैंने देखो अलग से लिखा है, साथ में फिर लिखा ब्रैकेट में मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, ठीक है। गेट में जो हमारा कंटेंट है, गेट वाला कंटेंट, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मेटल कटिंग के सेंस में लेके चलना है। मेटल कटिंग कैसे होती है, मेटल कटिंग कैसे होती है, ऑर्थोगोनल है, ओब्लिक है, ठीक है, उसमें फोर्स कैसे होते हैं। मर्चेंट सर्कल का नाम सुना है, मोहर सर्कल नहीं, मर्चेंट सर्कल नाम सुना है, ठीक है। तो उसी के सेंस में हमें चीजों को पढ़ना होगा कि मर्चेंट सर्कल कैसे होता है, फोर्स का टोर्क क्या होती है, पावर क्या होती है, वो सारी चीजें, ठीक है। धीरे धीरे सभी समझोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इस सेंस में रहेंगी जो कि गेट का पार्ट है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूँ लेथ की पूरी एनालिसिस, ड्रिलिंग की पूरी एनालिसिस की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स की बात नहीं कर रहा जो कटिंग टूल पे लग रहा है। कटिंग टूल पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे ड्रिलिंग में हो, चाहे ग्राइंडिंग में हो, चाहे मिलिंग में हो, ठीक है, मैं सारे फोर्सेस आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट मैं ये नहीं बताऊंगा अभी कि लेथ कैसे कैसे काम कर रही है, उसमें कहाँ पर मोटर लगी हुई है और कैसे यहाँ पर आपका टूल पोस्ट है, और ये सारी चीजें, ठीक है। सारी चीजें आपको अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये आपका गेट में पूछा ही नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट आपसे गेट में पूछा ही नहीं जाता, ये पार्ट आपका ES है, ठीक है। ये पार्ट किसका है, ES। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ ना मशीन टूल ऑपरेशंस, ये मेरे कौन से ऑपरेशंस हैं, लेथ वाले, ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आगे ब्रोचिंग वगैरह, ठीक है। तो ये मेरा ESC का पार्ट है, तो इसे मैं अभी टच नहीं करूंगा फिर, क्योंकि पहले मुझे आगे वाला पार्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद ESC वाले पार्ट पर जाना है। बात क्लियर, ठीक। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अपने इस कंटेंट की जो कि मेरा गेट का कंटेंट है, तो गेट के कंटेंट के हिसाब से, गेट के कंटेंट के हिसाब से मैं इस चैप्टर के कंटेंट की बात करूं तो ये समझ में आ रहा है या नहीं, हम क्या क्या कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या चीज पता लग गया, समझ में आ गया, माइंड में बैठ गया या नहीं, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लियर हो गया ना, ठीक। अगर उन दोनों में क्लियर कर लिया तो अब उसके बाद गेट में क्या क्या पढ़ना है वो चीज हमने सिलेबस में लिखी हुई है। बट वो सिलेबस में जो हमने लिखा हुआ है उसके साथ में क्या है हमारा ESC का। तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारा मशीन टूल ऑपरेशन हमें नहीं पढ़ना, लेथ, ड्रिलिंग, मिलिंग के पूरी जो डायग्राम होते हैं उनके बारे में स्टडी यहाँ नहीं करनी है, बट उनका ऑपरेशन जरूर पढ़ना है, ऑपरेशन में पढ़ाऊंगा, ऑपरेशन जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो उसी ऑपरेशन के तहत जो फोर्सेस लग रही होंगी वो सारी हमारी इस चैप्टर में आएंगी, ये है ना ये फोर्स एनालिसिस। तो इन सब में ड्रिलिंग, मिलिंग, ये जो कटिंग वगैरह है सारे कटिंग यहाँ पर लिखे, ठीक है। तो यहाँ जो कंटेंट है ये वाला कंटेंट अब इस चैप्टर के आगे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करें, कंटेंट आपका आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपको अपने नोट्स बने होंगे। ठीक है, तो कंटेंट हो गया कवर, ठीक है। कंटेंट में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल कटिंग, मतलब बेसिक फिनोमेना समझने वाले हैं कि मेटल कटिंग एक्चुअल में होती कैसे है, ठीक है, वो चीजें समझेंगे। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है, बेसिक टूल ज्योमेट्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ चिप्स कैसे कैसे निकलती है, किस टाइप के कितने टाइप की चिप्स होती हैं, बेसिक पैरामीटर यूज्ड इन द कटिंग, मतलब वेलोसिटी क्या है, शियर प्लेन कहां पर होता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है मर्चेंट थ्योरी एंड फोर्स एनालिसिस, जो भी उसमें हो रहा है किस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर, उन चीजों को समझेंगे आराम से। ऑर्थोगोनल टर्निंग क्या है, देखो यहाँ पर नाम ध्यान देना, एक था ऑर्थोगोनल कटिंग, एक है ऑर्थोगोनल टर्निंग, उन चीजों को हम आगे समझेंगे।
टूल लाइफ एंड द टूल वियर, ये जो दो पार्ट हैं इनसे क्वेश्चन गेट में आजकल काफी आ रहे हैं। टूल लाइफ एंड टूल वियर एंड इकोनॉमिक ऑफ द मेटल कटिंग एंड मशीनेबिलिटी, ठीक है। तो इन चीजों को भी हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। टूल लाइफ के ऊपर जो टेलर्स टूल लाइफ का इक्वेशन होती है उससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये है हमारा कंटेंट जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। हो गया कंप्लीट, चले आगे, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर में पहुंचने से पहले, ठीक है, आप ये बताइए मुझे मैन्युफैक्चरिंग में कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं। पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो 9 चैप्टर की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, उन सब में कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहले अपने माइंड को जो ब्रॉडर सेंस में लेके चलता है, एकदम अभी नैरो सेंस में मत करो, अभी हर एक चैप्टर में अपना अपना प्रोसेस है, ठीक है। अभी वो चीजें मत देखो, अभी क्या करो एक ब्रॉडर सेंस में बोलो। तो बताइए कितने टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, प्लीज यहाँ मत देखो। देख लिया चलो एटलीस्ट बता दो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कौन कौन से? जीरो प्रोसेस। जीरो प्रोसेस क्या है? ये जीरो प्रोसेस मैंने लिख तो दिया, बट ये जीरो प्रोसेस है क्या? चीटिंग पूरी तरह से नहीं हो पाई है ना, बस देख के छोड़ दिया। चलो जीरो प्रोसेस में क्या है? मटेरियल की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। वॉल्यूम हमारा सेम होगा, ठीक है। चेंज होगा और कुछ शेप चेंज होगी और कुछ। आपकी एक लैंग्वेज चाहिए मुझे, बस एक लैंग्वेज। सर कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। मुझे इंजीनियरिंग लैंग्वेज चाहिए, एक शिफ्ट का लॉस नहीं होगा। बस यार एक लैंग्वेज, बस एक वर्ड चाहिए। मैंने सौम्य समझाया हुआ भी अच्छे से। कैसे मटेरियल एडिशन और रिमूवल नहीं होगा, बात ठीक है। विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी को आप आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से थोड़ा नीचे ले आओ, कम वेलोसिटी पर ले आओ, क्या हो जाएगा उसका आंसर? क्या बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रोटोन हो, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? एनर्जी को अगर हम फोर्स नहीं भाई, किसमें वेलोसिटी कम कर लो, एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मास। यही वर्ड चाह रहा था इतनी देर से मैंने। सो में हमेशा बोल रहा है जब भी जीरो प्रोसेस की बात होगी, आप इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि उसका मास कांस्टेंट है। आपने सीधा वॉल्यूम बोला, बात ठीक थी, बट वॉल्यूम के साथ में कंडीशन लग चुकी थी माइंड में, क्या? डेंसिटी कांस्टेंट, तब जाके वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट होगा। अगर मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो मेन चीज क्या होती है? मास। डेंसिटी चेंज हो सकती है, वही ना। इसीलिए मैंने नितेश जी के आंसर को यही बोला था कि आप अगर सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहे हो तो फिर वो जीरो प्रोसेस होना कंफर्म नहीं है कि वो आपने डेंसिटी चेंज करवा दी, मास चेंज हो गया, ठीक है। तो प्लीज आप लैंग्वेजेस पर ध्यान दिया करो। यहाँ पर क्या होगा जीरो प्रोसेस में? जीरो प्रोसेस दैट प्रोसेस वेयर मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जीरो प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर दूसरे नाम की बात करूं, मैं इसी के दूसरे नाम की बात कर रहा हूं, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा मेरा? शेपिंग। जैसे आपने बोला था कि शेपिंग मतलब अपनी शेप चेंज करना, किसी ने तो बोला था शेपिंग, एंड दूसरा नाम हो जाएगा इसका फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में यहाँ पर क्या होता है? शेपिंग से ही रिलेट करता है, मतलब अपनी दूसरी फॉर्म बनाना, ठीक है। फॉर्म मतलब रूप, दूसरा रूप बना देना, ठीक है। तो ये क्या है मेरा? फॉर्मिंग। एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा इसमें एग्जाम्पल होगा? शेपिंग। तो मैंने शेपिंग बोल दिया, अभी आपको नहीं पता है शेपिंग एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। शेपिंग एक्चुअल में क्या होता है नहीं पता है, वो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे आगे। बट अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी यूज की है। इसका एक नॉर्मली एग्जांपल आपको शायद याद होगा, दैट इज द कास्टिंग, ठीक है। आप अगर एक काम कीजिए, एक मोल्टन मेटल लिया हुआ है आपने, मैंने आपसे बोला ना अभी डेंसिटी वाली बात, ठीक है। तो डेंसिटी का खेल भी कास्टिंग के अंदर समझोगे जब कास्टिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर में आपने मोल्टन मेटल डाल दिया, या आपने मोल्टन मेटल डाल दिया, कितने मास का? किसका है? मान लीजिए आयरन का, ठीक है। कितने मास का? मान लीजिए 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम का ये मोल्टन मेटल इसमें डाला, टेम्परेचर अभी भी इसका काफी हाई वोल्टेज, ठीक है। आपने क्या किया, इसे इस शेप में ले लिया, मान लीजिए आपने इसे इसमें डाल दिया, और इसकी शेप क्या है? मान लीजिए इसकी शेप क्या है?
देखो यहाँ पर ये मोल्टन मेटल उठाया, इसके अंदर डाल दिया, ये कहाँ तक फिल हो गया मान लीजिए यहाँ तक, यस ठीक है, ये काफी बड़ा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसी के हिसाब से ये वाली शेप फाइनल निकल के आई, वो क्या है, ये हमारे लिए, इसे हम क्या बोलेंगे बेसिकली, यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, हम वॉल्ट बोल सकते हैं, वॉल्ट बोल सकते हैं। बाकी जैसे मैंने दो लाइनें दिखा दी थी यहाँ पर, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोप एंड ड्रैग, ठीक है, पोप एंड ड्रैग, ठीक है। पोप इज दिस पार्ट एंड ड्रैग इज दिस पार्ट, ये सब हम कास्टिंग में पढ़ेंगे। अभी क्या है, हमने इस चीज को पोप एंड ड्रैग को हटाया और ये ग्रीन वाला पार्ट अलग से निकाल दिया, है ना। मैंने बस सिर्फ ये बताया, तो नहीं तो सोचोगे कि कैसे निकाला। तो पोप के पार्ट को, ड्रैग के पार्ट को हटा के हमने ये फिर एक हमने ये पार्ट निकाला। तो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग और नोट, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग और नोट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ही है, मोल्टेड स्टेट में है, उसको हमने क्या किया, इसके प्रोसेस करके, कास्टिंग के प्रोसेस करके फिनिश्ड शेप में निकाला। तो दिस इज द सिंपली मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन है, क्योंकि प्रोडक्शन में इनपुट और आउटपुट में इन्हें मान सकते हैं, ठीक है, ये हमारा बट मैन्युफैक्चरिंग भी है, ठीक है, क्लियर है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग में आपने क्या किया, ये जितना मास था, क्या ये मेरा मास यहाँ से अलग हुआ, नहीं। क्या मेरा मास में कुछ एडिशन हुआ, नहीं। ये सेम मास है या नहीं, मतलब 100 किलोग्राम है या नहीं, हाँ। इसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि लिक्विड एंड सॉलिड की डेंसिटी अलग होती है, तो वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है। तो प्लीज ये टर्म यूज मत करना कि वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, या शेप हमारा चेंज हो रहा है। हम क्या कहेंगे उस चीज को, मास चेंज, सॉरी मास सेम, ठीक है। वॉल्यूम और डेंसिटी हमारी चेंज हो सकती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ये हम समझ पा रहे हैं कि जीरो प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ, शेपिंग और फॉर्मिंग, और ये हमारा मास कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक प्रोसेस कौन सा हुआ, जीरो प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इज द एडिशन, ठीक है, या फिर पॉजिटिव प्रोसेस। बस यही चीजें आपको समझनी है। पॉजिटिव प्रोसेस वो सारे प्रोसेस होंगे इस दुनिया के, वो सारे प्रोसेस होंगे जिसमें हमने क्या कर दिया, मास को ऐड कर दिया, वॉल्यूम को ऐड कर दिया। इससे मतलब नहीं है मुझे, हो सकता है मैं डेंसिटी को कम करके उसका शेप चेंज कर दूं, ठीक है। तो आपने क्या किया, मास को ऐड किया है। आप समझ रहे हो ये चीजें नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। डेंसिटी एंड वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत याद है ना, सोम पढ़ी होगी तो मैंने उस टाइम तो बताया भी था अच्छे से, ठीक है, सब चीजों को नेविगेट करके, ठीक। तो मास एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मास एडिशन अगर हम करें तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वेल्डिंग, बहुत बढ़िया, और कुछ, वेल्डिंग, बहुत बढ़िया, और कुछ। मैंने कहा ना, दुनिया के जितने भी प्रोसेस हैं जिसमें भी आपने ज्वाइनिंग की है, किसके सेंस में, दो मेंबर हैं, दो मेंबर को आपने ज्वाइन कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी आपने एमडी में देखा भी था, रिवेटिंग क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस है या नहीं भाई। मेटल प्लेट ये रही, मेटल प्लेट में आपने रिवेट जोड़ दिया तो मास बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है। नट बोल्ट, सिंपल एग्जांपल, नट बोल्ट आपने एक मेंबर ले रखा है, प्लेट्स ले रखी है, उसमें क्या किया, नट बोल्ट जोड़ दिया, इसका मतलब वो ज्वाइनिंग ही तो है, वो ज्वाइनिंग ही तो है। तो यहाँ जो मैं ज्वाइनिंग लिखता हूँ, अभी लिखा नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ जो ज्वाइनिंग लिख रहा हूँ, इस ज्वाइनिंग का नाम हमेशा वेल्डिंग ही मत सोचना। दिस इज द ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग मतलब मास का एडिशन। उस मेंबर प्लेट में आपने नट बोल्ट लगा के भी तो मास ही बढ़ाया ना, तो वो भी मेरा क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस ही है, ठीक है। इस ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर आप लिख सकते हो वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग और रिवेटिंग, बोल्टिंग, ठीक है। नट बोल्ट लिख दिया अभी, अगर मैं नहीं पढ़ी आपने, बोल्ट कनेक्शन बेसिकली होते हैं, रिवेटिंग हो गया, ठीक है। और साथ में और कौन कौन से कनेक्शन थे, ज्वाइनिंग मेंबर्स की किस किस से हो रही है, मेटल, ठीक है, कोटर, इन सबसे भी हमारे टेम्परेरी जॉइंट जो होते हैं वो भी तो हमारे ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना, दो चीजों की, ठीक है। तो वो सारे जो जितने भी हम प्रोसेस बना रहे हैं उस सेंस में, वो क्या है, मेरे ज्वाइनिंग, ठीक है। वो क्या है, मेरे पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस में जो हम फाइनल आउटकम बना रहे हैं, देखो फाइनल आउटकम तो चाहिए मुझे। फाइनल आउटकम क्या है, एक प्लेट है ये, वेल्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल्डिंग उम्मीद आप समझ चुके होंगे। वेल्डिंग में क्या है, वेल्डिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वेल्डिंग में मान लीजिए ये दो प्लेट थी, आपने जनरली इसका नाम जो है ना वेल्डिंग से सोचा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, जिनको वो बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपने दो प्लेट थी, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, टू प्लेट्स, रॉ मटेरियल यही तो है, टू प्लेट्स। प्रोसेस क्या लिया कि हमने एक फिलर मेटल ले लिया, उसको यहाँ पर क्या किया, इस पर पॉल कर दिया, या फिर एक ऐसा एग्जांपल ले लो कि इन दोनों को ही गला दिया, बट वेल्ड ले लो, ठीक है। तो उसमें दोनों को ही गला दिया और फाइनली क्या लेके आ गए, एक इस तरह का अरेंजमेंट। ये वेल्डिंग हमने यहाँ पर ऐसे कर दी,
ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या, मेरी 2 प्लेट है, इन 2 प्लेट का जॉइनिंग, जो ये मेरे पास फाइनल आउटकम आ रहा है, दैट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट ये अकेली मेंबर नहीं, ये अकेली मेंबर नहीं, ये है मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? रॉ मटेरियल क्या थे, दोनों मेंबर अलग अलग, बट है कैसे वो, मेटल में। इसका मतलब क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में बस प्रोसेस आपने कौन सा किया, वेल्डिंग, फाइनल आउटकम क्या आ गया, ये मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट। बात क्लियर है? तो इसे क्या बोलेंगे हम, जॉइनिंग। मेटल जो एक था उसके साथ दूसरे को जोड़ा गया, ठीक है। अगर मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, सॉरी ये बोल्टिंग कर रहा हूँ, तब भी क्या हूँ, जोड़ रहा हूँ, ठीक है। रिवेटिंग कर रहा हूँ, तब भी क्या हूँ, जोड़ रहा हूँ। मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमारा रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ जोड़ा गया। समझ में आ रहा है? रॉ मटेरियल हमारे पास इतने मास का था, जबकि हमारे पास वेल्डेड पार्ट कितने का आया, ये प्लस ये, ठीक है, जो फिलर मेटल का और एडिशनल गया है। क्लियर? चलो, ये हुआ हमारा पॉजिटिव प्रोसेस। तो फिर अब कौन सा बचा है, लास्ट इज द नेगेटिव प्रोसेस। लास्ट इज द नेगेटिव प्रोसेस। ये लाइट तो ज्यादा परीक्षा ले रही तुम्हारी, ठीक है, प्रोफेशन संभाल रखा था, ठीक। चलो, तो नेगेटिव प्रोसेस क्या होंगे, जिसमें हमारा मास डिक्रीज हो या मास हमारा रिमूव, ठीक है, डिक्रीज हो या मेटल या मास रिमूव, ठीक है। अब इसमें जो हमारा मेटल रिमूव हो रहा है, हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है सीधा, कि जो मटेरियल है वो किस सेंस में हमारा रिमूव होना चाहिए, चिप्स के सेंस में। चिप्स के सेंस में हमारा जो मेटल है वो रिमूव होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने चिप्स के सेंस में मास को, ये सिर्फ मेटल मत देखो, इसके माइंड में आपकी क्या आना चाहिए, ये मास रिमूव हो रहा है, ये मास जा रहा है यहाँ से, ठीक है। मेटल तो हम जनरली बोल देते हैं, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, मास निकल रहा है। तब हमारे पास क्या आ रहा है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो मान लीजिए इनपुट क्या है आपका, ये इनपुट आपके पास एक इनपुट था, इसको आपने लेथ पर लगा दिया, और लेथ के बाद आपने क्या किया, इसका प्रोसेस किया। कौन सा प्रोसेस किया, टर्निंग किया। तो टर्निंग अगर कर रहे हो तो यहाँ पर इसका जो मास था, इस मास को आपने कम करके और एक इस तरह का शेप बना दिया, और यही शेप आपका कैसा क्या कहलाएगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट। और यही फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ से आया था, हमारे रॉ मटेरियल से, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ लेथ, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। यहाँ कौन सा प्रोसेस है, टर्निंग प्रोसेस। तो उसकी हेल्प से अगर ये फिनिश्ड प्रोडक्ट आपने मास को रिमूव करके बनाया, जो चिप्स निकलेंगी यहाँ पर, तो मास को रिमूव करके बनाने के बाद इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रोसेस, मेटल रिमूवल प्रोसेस। क्लियर हो रहा है? दिस इज द मेटल रिमूवल प्रोसेस। और अगर हमने ज्वाइनिंग किया तो मेटल एडिशन प्रोसेस, ठीक है। और अगर हमने जीरो प्रोसेस रखा, यानी कि हमने अगर एडिशन ना किया और ना ही आपका सब्ट्रैक्शन किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ रूप को चेंज किया है, ठीक है, रूपांतरण किया है उसका, तो क्या होगा, वो हमारा जीरो प्रोसेस, सिंपल, ठीक है। की टर्म क्या है, मास, ठीक, प्लीज याद रखिएगा, की टर्म हमेशा मास रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रोसेस, ठीक। ये यहाँ पर तीनों प्रोसेस, डेफिनेशन समझ में आ रही है, ठीक है। जीरो प्रोसेस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको फाइनल, आपको जो नोट्स बनाने हैं वो इन स्लाइड का यूज करके भी बनाने हैं, जो मैं यहाँ पर आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो जीरो प्रोसेस में एक प्रोसेस आजकल यूज हो रहा है और काफी अच्छे से यूज हो रहा है, दैट इज दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पाउडर मेटलर्जी से, पाउडर मेटलर्जी का नाम सुना है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिर्फ समझा कुछ नहीं रहा हूँ, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पाउडर मेटलर्जी से क्या होता है, कैसे बनाते हो आप किसी पर्टिकुलर फिनिश्ड प्रोडक्ट को, किस तरह से बनाया जाता है पाउडर मेटलर्जी से? पाउडर की फॉर्म में किया जाता है, नहीं, रिक्रिस्टलाइजेशन वो दूसरी चीज है, तो उसमें कोई स्टेप्स होते हैं, कॉम्पैक्टिंग। हाँ बिल्कुल, वो हमें अभी स्टेप्स में नहीं जाना, हमें सिंपल एक वर्ड पे चाहिए, क्या, पाउडर मेटलर्जी में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपने क्या किया है, मटेरियल को स्टार्टिंग में कैसे बनाया हुआ है, पाउडर फॉर्म में उसको बना के, और आपको क्या करना है, उसको एक फिनिश्ड ढांचे में डाल देना है, ठीक है। दैट विल बी द यूज ऑफ द पाउडर मेटलर्जी। जो प्रोसेस है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाउडर मेटलर्जी कौन सा प्रोसेस होगा, जीरो प्रोसेस, नेगेटिव और
पॉजिटिव, दैट इज द जीरो प्रोसेस, क्योंकि जितना पाउडर लोगे उसी से तो आप फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो। रॉ मटेरियल क्या है, पाउडर का एक पूरा कंटेनर में रखा हुआ, आपने क्या किया, उसको अलग अलग प्रोसेस से लेके गए, फाइनल प्रोसेस के फाइनल आपके पास शेप क्या आ गई, एक फिनिश प्रोडक्ट जो कि उतने ही मास का होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल होता है पाउडर मेटलर्जी, तो आप जानते ही थे थोड़ा सा। ठीक है, शायद आपने ये नाम सुना होगा, इसी के अंदर आता है मेरा 3D प्रिंटिंग, शायद आपने नाम सुना। 3D प्रिंटिंग ये बेसिकली क्या है, पहले ये बताओ जिसको ये थोड़ा बहुत आइडिया है वो बताइए कौन सा प्रोसेस है, जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव तो थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग नेगेटिव। ठीक है, अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं। रीजनरेटिव प्रोसेस बेसिकली है क्या, रीजनरेटिव प्रोसेस में मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, ये सारी चीजें मैं आपको लेके चलूंगा कौन से वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8, यहाँ पर ये वाला चैप्टर, इसमें मैं सारी चीजें लेके चलूंगा। ठीक है, जो भी ये ऑटोमेशन से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी मैं रीजनरेटिव जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर लेके चलूंगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लो। पाउडर मेटलर्जी को मैं मटेरियल साइंस के अंदर लेके चलूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, वो चीजें मैं लेके चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था। ठीक है, रीजनरेटिव प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ। जनरली आजकल कैसे मटेरियल किस तरह से बन रही है, मटेरियल मतलब जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं। आप मेटल कटिंग करते हो, ठीक है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड शेप को सोचो, कॉम्प्लिकेटेड शेप है, उसको आप क्या मेटल कटिंग करके बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मैंने कॉम्प्लिकेटेड शेप ये ले लिया, बहुत ही मतलब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखा रहा हूँ, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, है ना। एक सिंपल सी शेप है जिससे कि मैं इसका एक प्लॉट भी कर सकूं। ये समझिएगा, ये हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये गैप है, होल। ठीक है, ये वाला पार्ट किस में जा रहा है, हमारा होल में जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बैक साइड ये वाला भी आ रहा हो। ठीक है, तो दो ये होल है एक तरह से, कैसे, एक रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह का मुझे क्या बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो आपने क्या किया, इस पे मेटल कटिंग करो जरा, काफी टफ पड़ेगा। ठीक है, फ्लोटिंग वगैरह की हेल्प से काफी टफ पड़ेगा, यहाँ पर अंदर से कट करना। ठीक है, कास्टिंग करोगे तो कास्टिंग में चलो अगर ये चीज है तो ये कास्टिंग तो नॉर्मली हो जाएगी, और आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट अगर ये गलती से यहाँ पर बंद हो, आप कास्टिंग में दिक्कत, अगर ये बंद हो, मैंने कहा ना कॉम्प्लिकेटेड और भी बना सकते हैं आप, इसको ऊपर से बंद कर दो, कास्टिंग में भी दिक्कत। ठीक है, और हमारे क्या पास बचा, वेल्डिंग में ऑब्वियसली जितना ज्यादा वेल्डेड करते हो ना चीजों को, उतने ही ज्यादा वो वीक होते जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि हमेशा वेल्डिंग में सोच लो कॉम्प्लिकेटेड से वेल्ड करते जाओ, तो ऐसे नहीं होता, वो वीक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे फिनिश्ड प्रोडक्ट को आजकल बनाने के लिए हम यूज करते हैं रीजनरेटिव टेक्निक्स। ये कैसी होती है, सबसे पहले अपने माइंड में लेके आओ जहां से हमने शुरुआत की। मैं तो सिंपल एग्जांपल के तौर पर लेके चल रहा हूँ, इसका फिगर इजीली बन जाएगा। मैं यहाँ पर इस चीज को ऐसे लेके गया, सबसे नीचे वाली लेयर, इसको लेयर बाय लेयर में तोड़ दो। इसको क्या करूं, लेयर्स में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, ऐसे, ये ऐसे सेक्शन। ठीक है, ऐसे ही ऊपर ये लेयर बाय लेयर में तोड़ दो, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अपने माइंड ये चीजें क्लियर है। तो सबसे नीचे वाली लेयर ऐसे दिख रही है, सबसे पहले ये लेयर बना, सबसे पहले ये लेयर बना, आपने ये देखा बहुत ही माइन्यूट थिकनेस की, आपने ये लेयर बना दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। ऊपर से चाहे ये बंद ही क्यों ना, बट ये जो ये वाली लेयर है, ये तो इसकी शेप तो ये है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जैसे कि आपके पास कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड्स की तरह ही सोचो। ठीक है, कि एक कार्ड के ऊपर क्या रखा है, मान लीजिए वो चिड़ी का है, ठीक है, तो उस पर वो शेप है, उसके ऊपर क्या है, मान लीजिए पान का है तो उस पर वो है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर इस वाले जो लेयर है, इस लेयर पर क्या है, ऐसी शेप है, तो ये बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, एक सिंपल नॉर्मल थिकनेस की जो शेप है वो ये बन के आ जाएगी। इसके ऊपर कैसी शेप है, इसके ऊपर फिर से अभी हमारे फिगर के हिसाब से कैसी शेप है, ऐसी ही, कोई दिक्कत। इसके ऊपर भी अभी भी हमारे ऊपर कैसी शेप है, ऐसी शेप है। इसका मतलब इसके ऊपर फिर से एक लेयर बनाओ, कैसी, बिल्कुल ऐसी, बात क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, ये चल रहा है। ऐसे ही फिर से इसके ऊपर फिर से एक लेयर बनाओ, भाई एक लेयर बन गई, उसके ऊपर एक फिर से लेयर बनाओगे। ठीक है, उसके ऊपर फिर से एक लेयर बनाओगे। ये बेसिकली किस तरह से जा रही है,
ये होते हैं अलग अलग टाइप रिजनरेटिव के, जिसमें मैंने एक लेयर बनाई किसकी हेल्प से, एक लिक्विड मेटल की हेल्प से, ठीक है। ये एक शेप बनाई मैंने लिक्विड मेटल की हेल्प से, ये बनाई। या फिर आप सॉलिड मेटल मान सकते हो लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करने के लिए, कि एक ये लेयर बनाई, इसके ऊपर ये वाली लेयर बना दो, ठीक है। उसके ऊपर फिर से एक और लेयर बनाओगे, कैसे बनाओगे, इस वाली शेप की फिर से, तो इसके ऊपर फिर से ये वाली शेप बनती है, ठीक है। ये बन के आ गई। ऐसे 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 करके आपने काफी सारी लेयर्स बना दी स्मॉल स्मॉल थिकनेस के, लेके गए फाइनल शेप यहाँ तक ये मिलके आ गई है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये शेप ऐसी ना हो के ये शेप ऐसी हो, कोई दिक्कत आएगी? सोचो जरा, ऐसी शेप बनाने में कोई दिक्कत आएगी? मान लीजिए अंदर से होलो है इस तरह से, मान लीजिए अंदर से होलो है इस तरह से, ऐसे, तो क्या ये कॉम्प्लिकेटेड शेप आप इससे इजीली नहीं बना लोगे? क्यों? क्योंकि आपने कैसे काटा, बस माइंड में वो चीज चलनी चाहिए जो मेरे माइंड में चल रही। क्या किया आपने, लेयर काटी, नीचे वाली एक सर्कल आ रहा है, होलो सर्कल, ठीक है। उसके ऊपर फिर से लेयर, बट उसका डायमीटर क्या है, कम। उसके ऊपर फिर से लेयर, उसका डायमीटर और कम, उसके और कम, फिर और कम, फिर यहाँ वाले का डायमीटर सबसे कम, फिर उसके ऊपर वाली लेयर का डायमीटर सबसे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो ये हमारी लेयर फॉर्मेशन जो होती है, इसे हम बोलते हैं रीजनरेटिव प्रोसेस। अब आप ये बोलोगे कि सर ये लेयर बाय लेयर ही होता है क्या, या फिर ये सॉलिड से ही होता है क्या? नेक्स्ट, ये काफी सारे प्रोसेस होते हैं। ये सारे प्रोसेस मैं आपको लेके चलूंगा सिम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में, जब मैं ऑटो बेसिस समझाऊंगा, ठीक है। तब वहां पर मैं आपको इसके वीडियोस भी दिखा दूंगा कि किस तरह से एक्चुअल में ये लेयरिंग होती है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि ये प्रोसेस ऐसा है जो कि आजकल यूज होता है, भले से इससे क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत ही कम बताया ये, क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके एंशिएंट के हिसाब से पूछे जाते हैं जो हमारे सिलेबस में चल रहा है। पाउडर मेटलर्जी बेसिकली पाउडर को हमें अलग अलग प्रोसेस में लेके जाना होता है, तब जाके तो उसमें पाउडर नहीं बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें लेयर्स भी बिल्कुल ले सकते हैं, बट वो क्या है, वो हमारे पाउडर फॉर्म्स, ठीक है, वो हमारे पाउडर फॉर्म्स, तो वो चीज, ठीक है। हमने क्या किया है, पाउडर मेटलर्जी में हम एक साथ जैसे पाउडर्स को रखा, एक साथ में उस वाले शेप में डाला, उसके बाद उसे डायरेक्टली हम एक साथ कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि उसे लेयर फॉर्म में ही लेके चलो, ठीक है। रीजनरेटिव लेयर फॉर्म में ही हो, इस सेंस में जो मैंने अभी समझा, ठीक है। सही बात है, नहीं आप भी ना बुझे, आपको पता है। चीजें ऐसे होती हैं, सुन के ना थोड़ी हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ये बात हो गई थी कंटेंट की, ठीक है। हाँ, 3D प्रिंटिंग बताते कौन सा? 3D प्रिंटिंग उसी का एक पार्ट है, रिजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग में ही 3D प्रिंटिंग होती है, ठीक है। 3D प्रिंटिंग को भी मैं वीडियो से दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कौन सी प्रोसेस? 3D प्रिंटिंग में जो हमारा प्रोसेस होता है उसके बारे में अभी हमें उस सेंस में नहीं देखना है। जीरो प्रोसेस होती है। अच्छा, वैसे जीरो प्रोसेस है, अभी उन प्रोसेस के बारे में नहीं देखना। जो अगर आप उसकी डेप्थ देखना चाह रहे हो तो उसकी डेप्थ में सिम में दिखाऊंगा विद वीडियो, क्योंकि अभी जितना भी आपको समझ में आया होगा ना, वो आपको ऐसा लगा होगा कि ये सॉलिड लेयर्स है। एक्चुअली सॉलिड लेयर नहीं है, ये लिक्विड लेयर्स है, ठीक है। ये जो लेयर बना रहा हूँ ना मैं, ये लिक्विड की लेयर्स के हिसाब से बना रहा हूँ। ऐसे ही 3D प्रिंटिंग की लेयर्स होती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस आपको तब समझना है जो मैं वो लेके चलूंगा, ऐसे ही पाउडर मेथड। बाकी ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हमारा कौन सा हुआ, जीरो प्रोसेस। जीरो प्रोसेस क्यों जीरो प्रोसेस? क्योंकि जितना हमने इनपुट, हम बात वहां से कर रहे थे, जितना हमने इनपुट लिया है, कितना इनपुट लिया होगा, जितना हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसी का फॉर्मेशन हमने सॉलिड के सेंस में, लिक्विड के सेंस में करके, और इस चीज को हमने कंप्लीट फॉर्मेशन दी, ठीक है। दैट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे हमारा पाउडर मेटलर्जी में पाउडर के सेंस में उन चीजों को कन्वर्ट कर रहे थे, कास्टिंग में मोल्टन मेटल से सीधे आपके माउल्ट्स में उस चीज को ढाल रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर 3D प्रिंटिंग में भी होता है। जितना आपके पास रॉ मटेरियल है उसी का कन्वर्जन हो रहा है आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा होता है जीरो प्रोसेस। तो ये दोनों ही हमारे कौन से हो गए, जीरो प्रोसेस, रिजनरेटिव, एंड ये दोनों हमारे हो गए जीरो प्रोसेस, ठीक है। चलो, ये बस मुझे अभी आइडिया देना था, और कुछ नहीं है। आपको देखो इसमें लैंग्वेज भी लिखी हुई है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रिजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोडक्शन लेयर बाय लेयर
फ्रॉम रॉ मटेरियल इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, कुछ भी फॉर्म आप ले सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। वेरी रैपिड एंड एक्यूरेट एंड यूज्ड फॉर द रैपिड प्रोटोटाइप एंड टूलिंग, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब लास्ट 8th चैप्टर पर चल रहे हैं, है ना। सीएनसी सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग या कैसे रैपिड मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत जल्दी से सीएनसी में काम होता है, ठीक है, कैसे हम उस चीज की मॉडलिंग कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें मैं सिम में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी आपको ये आइडिया देना था, इसलिए मैंने ये चीजें आपको दिखाई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट इज द मशीनिंग फिनोमेना। मशीनिंग बेसिकली है क्या, ठीक है। अब उधर की तरफ चलते हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चीजें क्या क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जितने भी मैंने चैप्टर लिखे हैं, सारे के सारे चैप्टर 3 प्रोसेस में रहेंगे, कौन से, जीरो प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस एंड पॉजिटिव प्रोसेस, बस पूरी मैन्युफैक्चरिंग 3 में खत्म, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द नेगेटिव प्रोसेस, कौन सा, रिमूवल प्रोसेस। इसमें हमने क्या बोला था, मशीनिंग को मेटल रिमूवल प्रोसेस, है ना, बात क्लियर है। तो ये नेगेटिव प्रोसेस में चल रहे हैं। ये मशीनिंग फिनोमेना होती क्या है, दिस इज द रिमूवल प्रोसेस, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब उसकी डेफिनेशन, मशीनिंग इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग बाय व्हिच jobs are produced to the desired dimension and surface finish by gradually removing the excess material from the preformed blank। अब इसकी लैंग्वेज समझेंगे, प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक क्या था, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स विद द हेल्प ऑफ द कटिंग टूल आर मूव्ड पास्ट द वर्क सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 टर्मिनोलॉजी आ गई, ठीक है, 2-3 टर्मिनोलॉजी आ गई। एक तो आ गया कटिंग टूल, एक आ गया प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक, ठीक है, और कुछ ऐसी जो आपको नाम पता हो, तो पहली बार सुन रहे हो, जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। फिनिशिंग ऑफिस आपको बताइए, सरफेस फिनिशिंग क्या है, ठीक। चलो वो चीजें भी हम आगे बात करेंगे मेट्रोलॉजी वगैरह में, एक्चुअली सरफेस रफनेस और सरफेस स्मूथनेस होती क्या है, ठीक है, वो मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो अभी जैसे प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक, ये क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर जो मैंने अभी एक फिगर बनाया था, चलो नेक्स्ट भी बना लेते हैं, ये बना प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक। अगर मैं सिंपली ब्लैंक बोलूं, ठीक है, अगर मैं सिंपली ब्लैंक बोलूं, तो इस ब्लैंक के अंदर वो भी आ सकता है क्या, एक बहुत ही लार्ज इनपुट, समझो इसे, बहुत ही लार्ज इनपुट आ सकता है। इसको क्या लेथ पे आप सीधा रख दोगे जाके, नहीं, है ना। तो ये भी मेरा ब्लैंक है, बट ये मेरा एक्यूरेट ब्लैंक नहीं है जिसकी हमें मशीनिंग करनी है। दिस इज नॉट ए प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक। आपको क्या करना होगा, पहले अगर आपको डिजाइन इसका करना है, मतलब आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट ये चाहिए, कैसा चाहिए, आफ्टर लेथ पे टर्निंग के बाद ये बन गया, भाई ये तो याद आ रहा है ना, टर्निंग कैसे होगी, थी, है ना। तो उसके बाद एक शाफ्ट बन सकती है लेथ के ऊपर, ये बस इतना मुझे याद आ रहा है, बस ये क्लियर है, इतना तो याद आ रहा है ना सभी, ठीक है। तो आपने एक शाफ्ट पर शाफ्ट बना दी लेथ की हेल्प से। तो ये जो शाफ्ट बनाई है, ये कितने डायमीटर की है, मान लीजिए 10 mm की, ठीक है, 10 mm डायमीटर की बनाई है। तो इस 10 mm डायमीटर को आप क्या 100 mm की स्क्वायर से यूज कर सकते हो, नहीं, ऑब्वियस है, ठीक है, इससे डायरेक्टली तो यूज नहीं करोगे ना। तो दिस इज द सिंपली ब्लैंक, दिस इज नॉट द प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक। प्रीफॉर्म्ड क्या होगा, आपको पहले लेथ पर इसे नहीं लेके जाना, आपको पहले क्या करना है, इसको कट करना, इसको कट करना है, किसके सेंस में कट करना है, कि ये मुझे 10 और 10 का कुछ मिल जाए इस तरह, जिससे बहुत ही इजी हो हमारा बनाना, ठीक है। तो आपने अगर ये 10 और 10 का काट दिया यहाँ से, ये 10 mm और 10 mm का यहाँ से, ये ब्लैंक फिक्स में से ही दूसरा ब्लैंक काटा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक। उस प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक को ही लेथ पर लेके जाओगे, ठीक है। ऐसे बुरा बात नहीं करना कि इसी को उठा के चलो जी मैं तो लग रहा हूँ, मैं तो करूंगा इसे 10 mm का, कितना ज्यादा एनर्जी लगाओ, ठीक है, इससे तो अच्छा है ना कि इसे कट कर लो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर 10 mm के हिसाब से आपने ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक। इसी का यूज आप लेथ पे करके, इसी को लेथ से गुजार के टर्निंग ऑपरेशन करके आप ये शाफ्ट बना सकते हो 10 mm के हिसाब से, ठीक है। साइडों से 10 mm से वो चिप्स रिमूव हो जाएंगे और ये मिल जाएगा, बात क्लियर है, ठीक है। तो प्रीफॉर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या आया था यहाँ पर, कटिंग टूल। ये कटिंग टूल क्या है, पहले मुझे कटिंग टूल समझाओ, फिर मैं मशीनिंग समझाऊंगा। मेटल रिमूव करने के लिए तो कोई जो टूल यूज कर रहे हो, मेटल रिमूव करने के लिए जो कटिंग का जो टूल यूज हो रहा है वो कटिंग टूल। अच्छा, सर प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक बनाने के लिए जो यूज हो रहा है वो प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक नहीं,
अपना बहुत ज्यादा ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। जैसे ये है, मैं वर्डिंग मत देखा कर यार, गलत बात है। कोई तो तुरंत जैसी आती है ना, तुरंत पढ़ना शुरू कर देता है। अरे प्लीज यार थोड़ा रुको, ठीक है। क्या करना है, पहले मुझे ये समझाइए, मशीन टूल एंड कटिंग टूल क्या डेफिनेशन है? सर मशीन टूल तो सर एक ही पीस पे वर्क करेगा सर, एक और जो आउटपुट होगा वो भी वन पीस होगा। कटिंग टूल सर वन एक पीस पे करेगा, बट उसके जो आउटपुट होगा वो मोर देन वन पीस होगा। अच्छा, आपने बहुत सारे कट कर दिए, हाँ, ऐसा कुछ कर रहे हैं। हाँ, और इससे क्या हो रहा है, इससे आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम रखा। हाँ। ये तो कुछ अलग ही डेफिनेशन हो गई। एक सर उसका ऐसा है कि मशीन टूल चिप्स के फॉर्म में निकालने के लिए, कटिंग टूल सेपरेशन करेंगे। ओके, ये चिप्स बोल रहे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन ही बोल रहे हो, ठीक है। चलो, आपने भी एक तरह से सेपरेशन की सेंस में बोला था कि बहुत सारे पार्ट हो जाए। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, देखो छोटी छोटी, मैंने इसीलिए बोला था मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी ड्यूटी है। वैसे सर हमेशा कटिंग होती है, तो मशीन टूल से जरूरी नहीं कि कटिंग फॉर्म भी हो सकती है। फॉर्म भी हो सकती सर कटिंग टूल इज आल्सो मशीनिंग टूल। चलो ठीक, वो तो हमारी फाइनल डेफिनेशन निकल के आ जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो प्रोडक्शन, ठीक है। हम वो चीज बताइए डिफरेंस क्या है। वो तो चीज हमारी नॉर्मली है कि हम कटिंग टूल को मशीन बोलेंगे। बहुत चीज आती है, ग्राइंडिंग वो सब भी आती है, कटिंग में सब कटिंग कर रहा है। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बट उसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन, क्योंकि वो तो हमारी कटिंग टूल की भी हो गई, ग्राइंडिंग में भी कटिंग टूल ही काम कर रहा है। है। जैसे मशीन टूल में एक प्रोसेस होती है सर एम्बॉस या फिर नर्लिंग, उसमें से कटिंग नहीं होती है, तो वो मशीन टूल होता है। कटिंग टूल के केस में सिर्फ कटिंग होनी जरूरी है। मशीन टूल में जरूरी नहीं है कि रिजर्विंग मशीन टूल पॉजिटिव आपने जो आंसर दिया ना, बेसिकली पॉजिटिव है ना, जैसे हम फॉर्मूला मानते हैं नर्लिंग है ना, तो वो चीज आप ठीक कह सकते हो कि उसमें आपने शेप दे दी, बट इसका मतलब ये नहीं हो कि उसमें हम उस नर्लिंग टूल को कटिंग टूल नहीं बोलेंगे। मशीन टूल सर बोलेंगे। ये अभी वन अभी पीस और इसमें सर क्या चीज वर्क पीस, जो सर पहले बताया था ना सर, मशीन टूल में सर एक ही पीस रहता है प्लस, ओके एट लास्ट एक ही पीस होता है, इसमें हमारे बहुत उसमें सारे हम पीसेस सेपरेट करते हैं, एक ही पीस में वर्क करते हैं मशीन। चलो अब हम बात कर लेते हैं, देखो मशीन टूल एंड कटिंग टूल में, ठीक है। आप इसकी यहाँ पहले मशीनिंग प्रोसेस से पहले जो मैंने समझाया हुआ था मशीनिंग प्रोसेस, उसमें एक टर्म आया था कटिंग टूल, तो मैंने पहले वही समझाने की कोशिश करा कि कटिंग टूल या मशीन टूल का बेसिक डेफिनेशन। तो मशीन टूल क्या है? ए मशीन टूल इज ए नॉन पोर्टेबल, ध्यान से समझिएगा, ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है, नॉन पोर्टेबल, पावर ऑपरेटेड एंड reasonably valued device or system of device in which energy is expended to produce jobs of desired size, shape and surface while removing excess material from the preformed blank in the form of chips with the help of the cutting tool moving past the work surface। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझो, ये तो होगी सिंपली डेफिनेशन से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो आपको लिखना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे बोलना था जिससे कि आपको दिख जाए कि हाँ देखो कितनी हाई फाई डेफिनेशन है। तो अब आपको क्या दिखेगा कि जो आपके पास ये कटिंग टूल है, कटिंग टूल एंड मशीन टूल, सबसे पहली चीज क्या है कि जो मेरा मशीन टूल होगा, जो मेरा मशीन टूल होगा वो मेरा पोर्टेबल, गलती मत करना, पोर्टेबल नहीं होगा। जो मेरा मशीन टूल होगा वो मेरा पोर्टेबल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें कटिंग टूल मतलब एक कटिंग पोर्शन होगा, मतलब एक कटिंग पार्ट होना ही चाहिए, मतलब एक कटिंग पार्ट इसमें होना ही चाहिए। अब आप कहोगे सर कटिंग पार्ट वही तो नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कटिंग पार्ट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन मतलब कट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो वो एक कंडीशन। दूसरी चीज, ये पोर्टेबल नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज, हमारे पास इसकी रीजनेबली वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो ये कटिंग टूल है, जो ये मशीन टूल है आपका, ये बहुत ही सस्ता आपको मिल जाए, मान लीजिए 100 रुपए में, ठीक है, ऐसे नहीं। इसकी जो प्राइस हो काफी हाई, एक रीजनेबली वैल्यू हो जिससे आपके काफी पार्ट भी कट सके, बट एक साथ बहुत सारे पार्ट ना कटे। ये वाली सेंस समझते क्या माइंड में, देखिए मतलब ये टूटे ना और आपका प्रोडक्शन भी काफी अच्छा दे सके, तो आपके पास जो सेटअप कॉस्ट है ना वो
वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए नहीं मिलेगी या 10 रुपए नहीं मिलेगी, 10 रुपए में आपने लगा दिया कि ये हो गया मेरे पास मशीन टूल नहीं, आपकी इसकी एक हाई वैल्यू होगी क्योंकि आपकी उस मशीन टूल के अंदर काफी सारी चीजें होंगी। ये जो चीजें मेरे माइंड में चल रही है मैं तब आएंगी जब मैं एग्जांपल बोलूंगा, बट अभी मैं एग्जांपल बोल नहीं रहा हूं, ध्यान से समझो। ये हो गई हमारे पास मशीन टूल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट इज द रीजनेबली वैल्यू, ठीक है। एंड फोर्थ इज द पावर ऑपरेटेड। पावर ऑपरेटेड का मीनिंग क्या हुआ? आप उसे ऐसे नहीं करोगे, समझ रहे हो, आप उसे ऐसे नहीं चलाओगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। आप अगर उसे ऐसे चलाओगे तो गड़बड़ हो रहा है, फिर वो आपसे पावर ले रहा है तो आपके पावर से जो पावर है ही नहीं ना भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, घर में कभी आपने आरी देखी है? आरी, लकड़ी काटने वाली, ठीक है, वो क्या मेरा पावर ऑपरेटेड है? नहीं। तो आप, ठीक है, पावर ऑपरेटेड मतलब आपके पास मशीन लगी हुई होनी चाहिए। पावर मतलब यहाँ पर एनर्जी आप सफिशिएंट दे रहे हो, किससे? विद द हेल्प ऑफ मोटर्स, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। आप मुझे अब बताइए, ड्रिलिंग मशीन कौन से वाली? पोर्टेबल, जो आप घर पे बुलाते हो कि सर जी इस पे जरा एक छोटा सा होल कर दो, तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है। अब बताइए वो ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, जिसे हम मशीन बोल रहे हैं, मैंने इसलिए बोला है टोम की लैंग्वेज को साइड करो अभी, ठीक है। जो हमारी सिंपल सोम की लैंग्वेज है उसे भी साइड करो। पॉइंट अभी आपका आगे आएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, पॉइंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? जीरो थिकनेस, वो नहीं है यहाँ पर, वो सारी चीजें आपको पता लगेगी। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ड्रिलिंग मशीन है और यहाँ पर आपको इसमें ड्रिल करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन लोगी। अब वही पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन हमारी, अब ये बताइए वो हम उसे कटिंग टूल बोलेंगे या मशीन टूल बोलेंगे? उसे हम कटिंग टूल बोलेंगे या मशीन टूल? कटिंग टूल, ठीक है, ठीक है, उसे हम सुनो 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 एक सेकंड, मैंने बता दिया क्या बताया मैंने, मशीन टूल क्या है? हाँ बस, अगर मशीन टूल नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ऐसे भी तो जा सकते हैं ना सिंपल, क्या कि आपने अगर मशीन टूल किए वो सारे पार्ट्स को अगर फुलफिल कर रहा है तो वो मशीन टूल कहलाएगा, नहीं तो वो हमारा कटिंग टूल कहलाएगा। बात क्लियर है? तो मशीन टूल को किस तरह से हम उसको क्लियर करेंगे उसके बारे में, ठीक है। This is the reasonable value, सही है। Second is power operated, पावर है बिल्कुल है। Third is cutting tool है, कटिंग भी यहाँ पर हो रही है, मतलब ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर ड्रिलिंग टूल लगा हुआ है, ठीक है। बस ये दिक्कत क्या है इसमें, ये पोर्टेबल, यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन ये क्या है मेरी, ये मेरी क्या कहलाएगी? इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले आपने ये मैंने मशीन टूल कैसे बता दिया, मुझे बताना है आपको मशीनिंग फिनोमेना। उस मशीनिंग फिनोमेना में टर्म आया था दैट इज कटिंग टूल, तो मैंने कटिंग टूल समझाया। बेसिकली कटिंग टूल क्या है समझ में आ गया, ठीक है। कटिंग टूल क्या है? कटिंग टूल को हम मशीन टूल कब बोलते हैं वो कंडीशंस करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मशीनिंग फिनोमेना है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर हम एक प्रोडक्ट को, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम क्या करें, with the help of cutting tool, and that cutting tool is generally machine tool होगा। क्योंकि हमारे सिलेबस में हम ये नहीं पढ़ते हैं कि आरी से कैसे काट रहे हैं, हम ये पढ़ते हैं कि हम लेथ से कैसे काट रहे हैं, हम वहां पर ड्रिलिंग से कैसे काट रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, फिक्स्ड होती है हमारी मशीन, तो हम मशीन्स को फिक्स्ड समझते हैं, मतलब हम उसे हमेशा मशीन टूल बोलते हैं, जबकि जनरल भाषा में उसे हम कटिंग टूल बोलेंगे। जैसे आपने बोला कि आउटकम हमारा जनरल होता है, बट आपको पता होना चाहिए बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, चिप फॉर्म की, इसका मतलब हमने सरफेस को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डायमेंशन डिजायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया था, एग्जांपल क्या था हमारा, इससे हमने एक सर्कुलर शाफ्ट बनाया, तो डायमेंशंस डिजायर्ड, साथ ही स्मूथ सरफेस फिनिश, यही हमारी रिक्वायरमेंट है विद द हेल्प ऑफ कटिंग, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मशीनिंग प्रोसेस। मतलब इस मशीनिंग प्रोसेस में हमारी चिप्स निकलेंगी, यस,
ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस में हमारी चिप्स क्या हो रही है, निकल रही है, मेटल रिमूव होना चाहिए, मास हमारा रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड आप एक ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एकदम अच्छे से। अगर आपको लाइट ऑफ करनी है तो आप सेकंड उससे कर बैक करके हो हाथ से Cut that creates a smooth surface finish is called finish turning. Taper turning produces a taper along the axis of the workpiece. Tapers are produced by offsetting the tailstock from center line or by using a taper attachment. Short, steep tapers can be turned using a compound rest. Contour turning or profiling was formerly performed by having the single point. क्या दिख रही है आपको, ठीक है, चिप्स, ये दिख रहा है यहाँ पर चिप्स आपको, ठीक है, एक क्या दिख रहा है, कटिंग टूल, एक हमारे पास हो गया वर्कपीस। क्या कर रहे हैं हम, डायमेंशंस, डिजायर्ड डायमेंशंस निकाल रहे हैं, और लास्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसमें स्मूथ सरफेस लेके हमारा फाइनल आउटकम रफ सरफेस नहीं होता है मशीन, हमारा फाइनल आउटकम होता है स्मूथ सरफेस। Cutting tool, trace a template of the desired profile shape. This has largely been replaced by CNC turning, in which the desired contour is simply programmed into the machine, which directs a cutting tool to cut the contour. Forming is another alternative for generating complicated shapes. The tool having the desired form or geometry is advanced perpendicular to the axis of rotation, reproducing the tool shape in the workpiece. ये क्या जा रहा है, Forming is commonly performed on ये क्या है, और ये इसकी वर्डिंग भी आएगी अब आगे, ये क्या है हमारा कूलेंट या कटिंग फ्लूइड है ना, कटिंग फ्लूइड, इसका काम क्या होता है, कूलिंग करना, जैसे कूलेंट बोला आपने, और दूसरा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, automatic screw बहुत machine. बड़ा बड़ा ओवरव्यू, उसको अंदर चलेंगे। Chamfering eliminates sharp corners from a workpiece and is a good safety measure. Typically, chamfering breaks corners at a 45-degree angle. Grooving creates a groove or recess using a tool that is usually the size and shape of the required groove. Some grooving tools can also widen a groove by traversing side to side after plunging into the workpiece. अब इस वीडियो से क्या समझे, क्या आप प्रोसेस समझे कि प्रोसेस कौन कौन से थे, नहीं सर, मुझे ये समझाने था, आपको प्रोसेस नहीं बताने थे कि भाई कंटूरिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मैं आराम से लेट में समझाऊंगा, ठीक है, जब मैं मशीन टूल ऑपरेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा मीनिंग था उस वीडियो को दिखाने का वो था मशीनिंग प्रोसेस, दिखा कुछ किस तरह का होता है, वो कास्टिंग नहीं है, वेल्डिंग नहीं है, वो क्या है हमारा मशीनिंग प्रोसेस, जिसमें हमें एक तो स्मूथ सरफेस चाहिए। कास्टिंग में क्या स्मूथ सरफेस मिलती है, अगर आपको याद हो उसका फिगर, ठीक है, कास्टिंग में जो है वो रफ सरफेस मिलती है, उसको फिर से हमने मशीनिंग करना होता है स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। तो मशीनिंग का एक हमारा फंडा क्या हुआ, स्मूथ सरफेस बनाना। ये डेफिनेशंस प्लीज याद रखना अच्छे से, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में क्या क्या है हमारा, प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग और बाय जॉब्स आर प्रोड्यूस्ड टू द डिजायर्ड डायमेंशंस, ठीक है, एंड सरफेस फिनिश बाय ग्रेजुअली रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल, ठीक है, मटेरियल रिमूव करके ही तो हम नेगेटिव प्रोसेस बनाते हुए अपनी मशीनिंग करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द फ्री फॉर्म ब्लैंक in the form of the chips with the help of cutting tools moved past the work surface।
बात क्लियर होगी मशीनिंग का मीनिंग क्या है, एक आउटकम माइंड में चल रहा है, ठीक है, बस एक ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए आपको मशीनिंग का, ठीक है। मशीनिंग में क्या होगा, टूल होगा, मशीनिंग में क्या होगा, वर्क पीस से चिप्स निकल रहे होंगे, मशीनिंग में क्या होगा, सरफेस फिनिश स्मूथ होगी, एंड मशीनिंग में क्या होगा, डायमेंशंस आपकी डिजायर्ड में, ठीक है। बात क्लियर है, तो जल्दी से बताओ जरा मुझे मशीनिंग में क्या क्या चीजें होंगी। फर्स्ट चीज कटिंग टूल होगा, ठीक है। सेकंड सर रिमूवल वर्क पीस होगा, चिप्स होंगे, थर्ड चिप्स होंगी, ठीक है। फोर्थ फिनिशिंग होगी सरफेस की, सरफेस कैसा होगा, स्मूथ निकल के आएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द डिजायर्ड डायमेंशन। बात क्लियर हो रही है, Yes. ठीक है। तो ये मेरा मशीनिंग प्रोसेस है, ये कास्टिंग नहीं है, वेल्डिंग नहीं है, ये हमारा सिंपली मशीनिंग प्रोसेस है जिसे हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, मतलब सरफेस को स्मूथ करना, चिप्स को निकालना, वो सारी चीजें कैसे हो रही है, कटिंग टूल किस टाइप का है, कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजें अब हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू था, अब हमें इंटरनली चलना है। तो ये जो कटिंग हो रही है, बेसिकली हमने कटिंग वर्ड यूज किया ना कि हमें कटिंग करनी है, तो वो कटिंग हम कैसे कर रहे हैं, दैट इज दी। अब यहाँ से हम थोड़ा इंटरनल चलेंगे कि कटिंग कैसे होती है, दैट इज द ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग क्या होती है, अब मेरे माइंड में एक चीज और फंस रही है, क्या फंस रही है कि आज की क्लास में थोड़ी छोटी रखी, तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे कल आएंगे, ठीक है, तो इस वजह से